दोस्तों नमस्कार, मैं एपी सर। आज मैं हरियाणा पीसीएस का जो पेपर संपन्न हुआ उसकी आंसर की पर डिस्कशन करने वाला हूं और ये आंसर की आप अपने पेपर से मिला लीजिए। तो आइए बिना देरी किए हुए सीधे क्वेश्चन की ओर चलते हैं और क्वेश्चन का डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने पहला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, निम्न में से कौन सा सही है। पहला स्टेटमेंट दिया गया, वाष्पीकरण एक सतह की परिघटना फेनोमेनन है। इसका तात्पर्य है कि सतह से कण वाष्प अवस्था में बदल जाते हैं। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। उबलना एक बल्क, यहां शब्द लिख दिया गया, बल्क थोक फेनोमेनन है। इसका तात्पर्य है कि तरल के थोक से कण वाष्प अवस्था में बदल जाते। तो ये थोक रूप में यहां शब्द जो यूज किया गया बल्क, बल्क के रूप में इसमें कन्वर्ट नहीं होते। तो दो स्टेटमेंट काट दीजिए। जब कई स्टेटमेंट आपके सामने हो तो आपका अब जो गलत है उसको काटने पर ऑप्शन पे विचार करिए। तो जिन जिन में दो है उसका निपटारा कर दीजिए। तो ये कट गया, ये कट गया, ये कट गया। तो सही आंसर आपका क्या बचा? पहला आंसर लगाइए और अगले क्वेश्चन की ओर आप चले जाइए। तो ये पहले का आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। यानी इसमें स्टेटमेंट कौन सही होगा? तीसरा देख लेते, ये सही है। यानी डिपोजिशन निक्षेपण गैसीय अवस्था का द्रव अवस्था में बदलाव के बिना सीधा ठोस अवस्था में परिवर्तन है। अगला पदार्थ की अवस्था को इसके तापमान में परिवर्तन द्वारा ही केवल बदला जा सकता है। ये आपका क्या है? सही है। तो इसका आंसर 1, 3, 4 हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं और अगला क्वेश्चन इसमें हम देखते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या पूछ रहा? सूची 1 का सूची 2 से मिलान करवाइए। इसमें आइए देखते हैं। तो इसमें क्रीम से मक्खन, आपको पता है जो क्रीम से मक्खन ये किस कॉन्सेप्ट पे काम करता? तो इसको मिलान करवा दीजिए। सेंट्रीफ्यूगेशन, अपकेंद्रण, यानी 4 का 3 और 4 का 3 जिनमें है इनमें नहीं है तो इसको काट दीजिए, इसको काट दीजिए। 4 का 3 इन दोनों में है तो इसको। अब आइए इसमें अन्य को देखते हैं। तो अन्य में कौन है? तो इसमें ठोस सोडियम क्लोराइड से कैम्फर यानी कपूर का बनना ये क्या कहलाता है? ये सब्लिमेशन ऊर्ध्वपातन कहलाता है। यानी कि 1 का 4 किसमें है? तो इस ऑप्शन में है। यानी इसका आंसर 2 का क्या हो जाएगा? 2 का आंसर हो जाएगा यानी सी, 2 का सी हो जाएगा। तो सही। अब आगे अन्य एग्जाम के लिए इसको याद कर लीजिए। जो ठोस सोडियम क्लोराइड से यानी कैम्फर कपूर बनता है ये सब्लिमेशन की प्रक्रिया कहलाती है। सब्लिमेशन क्या है? तो जब कोई पदार्थ ठोस अवस्था से सीधे द्रव अवस्था में बदले बिना सीधे गैसीय अवस्था में बदल जाता है तो उसी को सब्लिमेशन या ऊर्ध्वपातन कहा जाता है। दूसरा, इसमें पुष्प की यानी पंखुड़ियों के अर्क से विभिन्न रंग द्रव्य को अलग किया जाना। तो ये 2 का पहला हो जाएगा। इसी को क्रोमेटोग्राफी के नाम से जाना जाता है। अगला, एसीटोनियम जल का मिश्रण, इसको डिस्टिलेशन आसवन के नाम से जाना जाएगा। और क्रीम से मक्खन निकालना ये कहलाता है सेंट्रीफ्यूगेशन, अपकेंद्रण। आइए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं और इसमें अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। तो अगले क्वेश्चन पे आइए, आपके सामने ये अगला क्वेश्चन रहा कि क्वेश्चन नंबर 3 पे विचार करते हैं। संविधान के अनुच्छेद 143 फर्स्ट के तहत भारत के सर्वोच्च न्यायालय द्वारा प्रदत्त निम्न परामर्शी अभिमत में शामिल विधिक अधिकारों पर विचार करना है। सूची 1 को सूची 2 के साथ मिलान करवाना है। तो इसमें सबसे पहले केशव सिंह 1965, ये किससे संबंधित? ये प्रत्यायोजित विधान से संबंधित हैं। तो इसको मिला दीजिए। बी का 3 और बी का 3 किसमें है? केवल इस सी ऑप्शन में है। तो सी ऑप्शन लगाइए, ये इसका सही होगा। यानी दिल्ली विधि अधिनियम 1951, ये विधायी यहाँ विधि है तो इसको किससे? विधायी से कोरिलेट करिए। तो ये दिल्ली विधि अधिनियम 1951 विधायी विशेषाधिकार, केशव सिंह 1965 गुजरात। और ये तीसरा वाला प्रत्यायोजित विधान और 2001 का विशेष संदर्भ संख्या, ये गुजरात यानी सी का
गुजरात विधानसभा वाला हो जाएगा, ये सी का 4 और डी का 2002 का विशेष संदर्भ संख्या 1, ये क्या हो जाएगा, यानी ये 2 गुजरात गैस वाला हो जाएगा। तो ये आपका क्या हो जाएगा, 3 का सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं और क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। भारत के संविधान के अनुच्छेद 54, भारत के संविधान के अनुच्छेद 54-55 के प्रयोजन हेतु संविधान का 17वां संशोधन 1992 में किया गया। इसमें भारत के राष्ट्रपति के चुनाव के 2 केंद्र शासित प्रदेशों को शामिल किया गया। एक का नाम दिल्ली और दूसरे का नाम क्या है, दूसरे का नाम है पुडुचेरी। दिल्ली और पुडुचेरी ये 2 ऐसे केंद्र शासित प्रदेश हैं जिसको भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में पार्टिसिपेट करने की क्या की गई, इसमें प्रावधान किया गया। तो दिल्ली आप एनसीटी हो जाएगा, पुडुचेरी हो जाएगा, यानी एक एसी किसमें है, तो इस सी वाले ऑप्शन में है एक, यानी सी ऑप्शन केवल 1 और 3 इसका क्या हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आपके सामने अगला क्वेश्चन ये रहा, एक क्वेश्चन नंबर 5 है, लोक लेखा समिति के संदर्भ में क्या सही है ये बताना है। इसमें लोकसभा से 10 से अधिक सदस्य नहीं होते। आपको पता है लोक लेखा समिति में 22 सदस्य होते हैं, जिनमें 15 लोकसभा से और 7 कहां से होते हैं, राज्यसभा से। टोटल करेंगे इनका तो कितना बन जाएगा, 22 बन जाएगा। इसका मतलब पहला वाला गलत हो गया, क्योंकि लोकसभा से 10 से अधिक सदस्य होते हैं, जो कि संख्या 15 होती है। तो पहले वाले का काट दीजिए, ये जहां जहां दिखता है ये कटा, ये कटा, ये कटा, तो सही आंसर क्या बचेगा, यानी डी आंसर हो जाएगा। अगर पहला ऑप्शन एलिमिनेट कर देते हैं तो आप सही आंसर की ओर चले जाते। फिलहाल के लिए देख लेते हैं बी स्टेटमेंट क्या लिखा, कन्वेंशन के अनुसार विपक्ष का एक सदस्य इसके चेयरमैन के रूप में कार्य करता है, ये सही है। यह राज्य निगम स्वायत्त एवं अर्ध स्वायत्त निकायों के आय व्यय दर्शाने वाले लेखा विवरण की जांच करता है, सही है। कमेटी की मियाद किसी भी समय 1 वर्ष से अधिक नहीं होती, यानी इसका कार्यकाल 1 साल के लिए होता है। तो ये बी सी डी सही है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं और इसमें हम लोग क्या करते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 आपके सामने रहा, सर्वोच्च न्यायालय के एडहोक न्यायाधीश की नियुक्ति के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इनमें से पहला स्टेटमेंट आपके सामने रहा कि न्यायालय का कोई सत्र सेशन को बुलाने या चालू रखने के लिए यदि सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का कोरम अपर्याप्त हो तब एडहोक न्यायाधीश की नियुक्ति की जा सकती है। तो ये स्टेटमेंट क्या है, पहला वाला सही है। दूसरा, सर्वोच्च न्यायालय के एडहोक न्यायाधीश की नियुक्ति से पहले भारत के मुख्य न्यायाधीश से संबंधित उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के साथ विचार विमर्श करना जरूरी होता है। तो ये स्टेटमेंट भी क्या है, सही है। एडहोक न्यायाधीश की नियुक्ति के लिए राष्ट्रपति पूर्व यानी अनुमति अनिवार्य नहीं है, ये तीसरा स्टेटमेंट है। चौथा स्टेटमेंट है, सर्वोच्च न्यायालय की बैठक करते समय सर्वोच्च न्यायालय के एडहोक न्यायाधीश को सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की सभी शक्तियां व विशेषाधिकार प्राप्त हो जाते। तो ये भी सही है। यहाँ पर ये गलत है, क्योंकि एडहोक न्यायाधीश की नियुक्ति करने के पहले भारत के राष्ट्रपति से सहमति लेना अनिवार्य होता है। तो इसमें सी जिन में है वो काटिए, ये कट जाएगा, ये कट जाएगा, और डी तो सही है ही है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, केवल ए, बी और इसका डी सही आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं और अगला क्वेश्चन आपके सामने आपका 7वां नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। तो ये इंग्लिश का इसमें है, तो इंग्लिश वाले आप लोग इंग्लिश वाले से देख लीजिएगा, हिंदी वाले हिंदी से देखिएगा। क्वेश्चन नंबर इसमें हम सीधे अब 7 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। 7 नंबर की बात करते हैं और क्वेश्चन नंबर 7 आपके सामने आ चुका है। तो आइए क्वेश्चन नंबर 7 पे देखते हैं। यानी विटामिन जो कि हार्मोन व विजुअल पिगमेंट दोनों के रूप में काम करता है, वो कौन सा होता है, इसका आंसर डी हो जाएगा। ये रेटिनॉल या इसी को रेटिनोल के नाम से जाना जाता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 8 पूछ रहा कि हमारे शरीर में मानव शरीर में विद्यमान
कार्बन की कुल प्रतिशतता कितनी होती है, तो ये 18 से 19% इसमें क्या पाया जाता, कार्बन पाया जाता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, यानी ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 आपसे पूछ रहा कि निःश्वसन जब सांस यानी निकाली जाती है, छोड़ी जाती है, निःश्वसन के दौरान फेफड़ों से वायु तब निकलेगी जब फेफड़ों के भीतर का दबाव क्या होगा, ये डायफ्राम का संकुचन जब होगा तब होगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10, निम्न में से यानी ग्रीन हाउस गैसों के बारे में बताना है। तो CH4 मीथेन ये ग्रीन हाउस गैस है, नाइट्रोजन N2 ये ग्रीन हाउस गैस नहीं है। तो जिन जिन में दो है उसको काटिए, ये कट गया। और आगे देखते हैं, ये कट गया दो वाला। अगला है नाइट्रस ऑक्साइड यानी N2O। उसके बाद जलवाष्प, जलवाष्प को क्या बोलते हैं, H2O ये जलवाष्प, तो ये मीथेन भी है। उसके बाद नाइट्रस ऑक्साइड है, जलवाष्प भी है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, पहला वाला केवल 1, 3, 4 इसका सही आंसर हो जाएगा। अगले नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला 11 आपके सामने रहा कि पद्म पुरस्कार विभिन्न विधाओं कार्य क्षेत्र में दिए जाते हैं। वर्ष 2022 के पद्म पुरस्कार प्राप्तकर्ताओं का मिलान उनके कार्य क्षेत्र के साथ कीजिए। तो आइए इसमें देखते हैं, राधा श्याम खेमका मरणोपरांत। सबसे पहले इसमें एक नाम तो आप जानते ही हो, देवेंद्र झाझरिया। और देवेंद्र झाझरिया का ये खेल से मिला दीजिए। तो डी का कितना, 2, और डी का 2 किसमें है, इसमें डी का 2 है। और किसमें, इसमें भी डी का 2 नहीं, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है। तो पहला वाला सीधे, अगर देवेंद्र झाझरिया खेल कूद से मिलाते सीधे आपका आंसर मिल जाता। अब ए का 5 यानी प्रभा आत्रे ये कला से संबंधित है। उसके बाद बी राधा श्याम खेमका मरणोपरांत इनको क्या किया गया, पद्म पुरस्कार दिया गया है। तो इसका आंसर 4 हो जाएगा। ये साहित्य और शिक्षा से संबंधित है। उसके बाद नटराजन चंद्रशेखरन ये किससे संबंधित हैं, व्यापार एवं उद्योग से संबंधित है। उसके बाद संजय राजाराम मरणोपरांत दिया गया, ये विज्ञान और प्रौद्योगिकी से संबंधित है। तो ये आपके सामने क्वेश्चन रहा, हमने इसको आपके सामने क्या कर दिया, डिस्कस कर दिया। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। सूची 1 को सूची 2 के साथ मिलान करवाना है। तो आइए इस क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर आपके सामने 12 है। तो इसमें 12 में क्या करा, डॉक्टर धोंडो केशव कर्वे यानी ये क्या है, तो स्त्रियों के सशक्तिकरण के अग्रदूत पानियर के नाम से जाना जाता है इनको। तो 1 का 4, तो इसमें देखिए, इसमें नहीं इसको काट दीजिए, इसमें 1 का 4 है, इसमें नहीं इसको काट दीजिए, इसमें नहीं इसको काट दीजिए। यानी एक भी अगर ऑप्शन आप सही पता कर लेते हैं तब आंसर आपका क्या हो जाता, बिल्कुल सटीक आंसर की ओर आप पहुंच जाते हैं। अन्य पे विचार कर लेते हैं, यानी 1 का 4 हो गया। तो दूसरा ऑप्शन यानी मातंगनी हाजिरा, ये 2 जगह क्वेश्चन आपका पूछा गया है। तो लक्ष्मण नायक यानी इसमें बी का पहला लक्ष्मण नायक क्या हो जाएगा, ये मलकानगिरी के गांधी के नाम से इन्हें जाना जाता है। सी में क्या है, मातंगनी हाजिरा, तो इसका 2 हो जाएगा, मातंगनी हाजिरा, इन्हीं को ओल्ड गांधी के नाम से जाना जाता है। अगला सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन, ये हिंदी साहित्यकार हैं और ये क्रांतिकारी भी हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा आपके सामने क्लियर हो गया, बी ऑप्शन क्या होगा, सही होगा। क्वेश्चन नंबर 13 पर आते हैं। 1857 के स्वतंत्रता संग्राम का एक उल्लेखनीय चेहरा तात्या टोपे के बारे में कौन सा सही है। इनका वास्तविक नाम रामचंद्र पांडुरंग था, ये सही है। स्टेटमेंट 2, बिठूर में नाना साहब व मोरोपांत तांबे के संपर्क में आए, ये भी सही है। कानपुर के निकट जो बिठूर है वहां पर इनका यानी नाना साहब के संपर्क में आए थे और फिर 1857 की क्रांति में कूद गए थे। अगला ये महाराष्ट्र के एवोला के निवासी थे, ये भी इसमें सही है। तो कौन, 1, 2, 3 तो आपका सही है, 1, 2, 3। अगला देखते हैं, उन्होंने मध्य प्रदेश एवं राजस्थान में विद्रोह का नेतृत्व किया, जी नहीं। इन्होंने कहाँ किया, यानी इनका संबंध कानपुर से रहा, उत्तर प्रदेश में इन्होंने नेतृत्व किया था। तो ये चौथा गलत हो जाएगा, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, यानी पहला वाला। तो ये 13 क्वेश्चन नंबर 13 तक हो चुका। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने 13 के बाद 14 ए रहा, 14 क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 आपके सामने क्या पूछ रहा कि भारत को टेक्निकल
भारत को टेक्निकल टेक्सटाइल में ग्लोबल लीडर के रूप में प्रस्थापित करने हेतु भारत सरकार के वस्त्र मंत्रालय द्वारा 4 वर्षों की कार्यान्वयन समयावधि वित्तीय वर्ष 2020-21 से 23-24 तक के लिए नेशनल टेक्निकल टेक्सटाइल मिशन को स्वीकृति प्रदान की गई है। इस पे यानी जो 4 कथन दिए गए इस पे विचार करना है। तो पहला स्टेटमेंट दिया गया, टेक्निकल टेक्सटाइल प्रोडक्ट को उनके एप्लीकेशन एरिया के आधार पर 14 ब्रॉड कैटेगरी में बांटा गया। जी नहीं, ये 12 ब्रॉड कैटेगरी में बांटा गया है। तो ये पहला स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। तो ये काट दीजिए, ये काट दीजिए, ये काट दीजिए। सही आंसर क्या हो जाएगा इसका? बी ऑप्शन क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। यानी 2, 3, 4 स्टेटमेंट सही लिखे हैं। विकसित देशों में 30 से 70% के विपरीत भारत में टेक्निकल टेक्सटाइल का पेनिट्रेशन लेवल केवल 5 से 10% के बीच पाया जाता है। ये सही है। इस मिशन के द्वारा यंग इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी साइंस स्टैंडर्ड व ग्रेजुएट के बीच इनोवेशन को प्रमोट किया जाएगा। ये भी सही है। नेशनल टेक्निकल टेक्सटाइल मिशन का कार्यान्वयन 3 टायर संस्थागत मैकेनिज्म के अंतर्गत किया जाएगा। ये भी सही है। तो इसका बी सही आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं और अगले क्वेश्चन पर विचार करते हैं। तो ये इंग्लिश वाला, जिसको इंग्लिश से देखना है तो इंग्लिश वाले से देख लीजिएगा। आइए, क्वेश्चन नंबर हमने आपके सामने अभी तक 14 क्वेश्चन का डिस्कशन करवा दिए हैं। अगर किसी को किसी क्वेश्चन में डाउट लगता है कि इसका ये आंसर होना चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स खुला है, आप कमेंट बॉक्स में अपना आपको जो आंसर लगता है उसको भी बता सकते हो। फिलहाल के लिए हमने बहुत कोशिश की है कि कोई क्वेश्चन में गलती ना हो। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने क्वेश्चन नंबर 15 आपके सामने है। क्वेश्चन नंबर 15 पे देखते हैं कि निम्न कथनों को आपको पढ़ना है और दिए गए विकल्पों में सही का चुनाव करना है। पहला कथन दिया गया, आयरन ओर यानी आयरन अयस्क की जो स्मेल्टिंग है तो मैग्नीज एक प्रमुख कच्चा माल है एवं फेरो एलाइज के उत्पादन में भी प्रयुक्त किया जाता है। ये सही है। दूसरा स्टेटमेंट लिखा गया, मैग्नीज डिपोजिट प्रायः यहाँ शब्द यूज किया गया, हमेशा नहीं यूज किया गया, ऑफन शब्द यूज किया गया। प्रायः सभी भूगर्भिक संरचनाओं पाए जाते, हालांकि यह मुख्यतः धारवार क्रम की चट्टानों से संबंधित हैं। तो इसमें क्या है, दोनों स्टेटमेंट सही है लेकिन इसकी सही व्याख्या नहीं करता है। तो हमारे हिसाब से इसका आंसर क्या होना चाहिए? डी होना चाहिए। आइए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने 16 नंबर पे विचार करते हैं। 16 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 16 क्या पूछ रहा है? 16 नंबर पूछ रहा, पूर्वी व पश्चिमी घाट के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही है? तो पहला स्टेटमेंट, पूर्वी घाट में सबसे ऊंची चोटी अनाईमुडी है। जी नहीं, ये किसमें है? पश्चिमी घाट की या दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी पूछा जाए या पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी पूछी जाए तो अनाईमुडी है, ना कि पूर्वी घाट की। पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी नीलगिरी है। तो इसका पहला काट दीजिए, पहला काटिए सीधे ऑप्शन पे, ये कटा। अब बचे हैं 3, 4 और 3, 4 दोनों में है, 2 पे विचार कर लीजिए। अगर 2 सही हो गया तो आगे बात बन जाएगी। 3 और 4 तो सही होना है। अधिकतर प्रायद्वीप नदियां की उत्पत्ति पश्चिमी घाट से होती है। तो आप देखेंगे जितनी भी नदियां हैं इस पश्चिमी घाट से निकलती हैं, चाहे ये आपका क्या हो, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी। तो ये नदियां कहाँ, मोस्टली नदियां पश्चिमी घाट से निकलती हैं। तो ये सही है। नीलगिरी पहाड़ियों पर पूर्वी व पश्चिमी घाट यानी जो ये पूर्वी घाट है, ये पूर्वी घाट है, पश्चिमी घाट जहां पर मिलते हैं ये कौन सी है? नीलगिरी हिल्स यानी कहा जाता। और यहाँ की एक जनजाति भी निवास करती है जो आगे आपको एग्जाम के लिए ध्यान रखना चाहिए, उसी को टोडा जनजाति कहा जाता है। तो इसका मतलब ये 3, 4 तो सही है। बात है पूर्वी घाट की तुलना में पश्चिमी घाट का एलिवेशन में नीचा है, पश्चिमी घाट नीचा है एवं अविरत है। पूर्वी घाट की तुलना में पश्चिमी घाट एलिवेशन में नीचे है। एलिवेशन का मतलब हुआ ऊंचाई में, ये ऊंचाई में नीचे है तथा अविरत नहीं है। अविरत मतलब सतत रूप से क्या है, यानी प्राप्त होता है। आप पाएंगे पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट, पूर्वी घाट पश्चिमी घाट में
जो ऊंची चोटियां यानी अविरत का मतलब लगातार ये प्राप्त नहीं होता है, यानी इसकी जो ये आपका पश्चिमी घाट है इसकी ऊंचाई यानी और ऊपर से नीचे आते हैं तो ये अविरत नहीं है। अविरत का मतलब हुआ कंटिन्यूअस नहीं है। पश्चिमी घाट एलिवेशन में नीचा है यानी ऊंचाई में कम है, तो ये स्टेटमेंट क्या है, गलत है। तो यहां पर आंसर क्या हो जाएगा, यानी बी वाला ये 3 और 4 सही होगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते, 17 नंबर क्वेश्चन है। फरवरी 2021 में उत्तराखंड के चमोली जिले में घटित आपदा के बारे में कौन सा कथन सही है। गंगोत्री ग्लेशियर का एक भाग टूट गया और तबाही का कारण बना। धौली गंगा, ऋषि गंगा, अलकनंदा नदियों के में दिन में मध्य में अचानक फ्लड आ गई। अगला, तपोवन, विष्णुगढ़ हाइडल प्रोजेक्ट और ऋषि गंगा हाइडल प्रोजेक्ट को व्यापक नुकसान हुआ। तो इसका तीनों स्टेटमेंट क्या है, सही है। तीनों स्टेटमेंट सही है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 17 के बाद क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 क्या पूछ रहा है कि दो कथन दिए गए, उसके बाद सही कोड का चुनाव करना है। सिक्किम हिमालय करेवा के लिए प्रसिद्ध है, जी नहीं, कश्मीर हिमालय। कश्मीर हिमालय किसके लिए के लिए करेवा के लिए जाना जाता है। और करेवा जो मिट्टी है ये केसर की खेती के लिए जानी जाती है। किसकी खेती के लिए, केसर की खेती के लिए जानी जाती है। तो पहला स्टेटमेंट काट दीजिए। हिमनद चिकनी मिट्टी और दूसरे पदार्थों का मोरैंस यानी हिमोर पर मोटी परत के रूप में जमाव को करेवा कहा जाता। तो ये सेकंड स्टेटमेंट सही है। तो इसका क्या होगा, पहला गलत है और दूसरा सही है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर अगला पूछ रहा है 19 नंबर, तरंगों के बारे में क्या सही है ये बताना है। वायु के कारण तरंगे महासागर में गति करती हैं, बिल्कुल बात सही है। तरंग के नीचे जल की वास्तविक गति वृत्ताकार नहीं होती है। युवा तरंगे अपेक्षाकृत ढाल वाली नहीं होती हैं तथा संभवतः स्थानिक वायु के कारण ही बनी रहती हैं। जो युवा तरंगे होती हैं, तरंग के उच्चतम और न्यूनतम बिंदुओं को क्रमशः शिखर और गर्द कहा जाता। यानी तरंग जब ऊपर उठती नीचे जाती तो नीचे वाला एक गर्द कहलाता है, जो ऊपर वाला भाग उठा है इसी को सुरंग कहा जाता। मतलब हुआ चौथा बिल्कुल सही है, यानी 1 और 4 सही है। 1 4 वायु के कारण, 1 4 देखते हैं किस ऑप्शन में, यानी डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। वायु के कारण तरंगे महासागर में गति करती, ये सही है। और चौथा भी इसमें क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या होगा, डी होगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं 20 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। तो जलवायु के प्रकार और भारत में उनके क्षेत्र इसमें दिए गए हैं, इस पे विचार करते हैं। तो BWHW यानी ये BWHW कहाँ पाई जाती है, राजस्थान में पाई जाती। DFC कहाँ, ये अरुणाचल प्रदेश ध्रुवीय क्षेत्र में हो जाएगा। तो इसको मिलाइए, A का C किसमें, इसमें है A का C। ये जिनमें नहीं उसको काट दीजिए, A भी गया, A भी गया, A का C। उसके बाद फिर हमने कहा 2 का A, ये भी कट गया। तो सही आंसर क्या बचेगा, यानी सी वाला BWHW राजस्थान का सबसे पश्चिमी भाग, DFC अरुणाचल प्रदेश, AMW क्या हो जाएगा, 3 का B गोवा से दक्षिण का पश्चिमी घाट वाला ये हो जाएगा। AS कहाँ हो जाएगा, तो ये राजस्थान का सब वो तमिलनाडु का कोरोमंडल वाला तट हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी। 20 का आंसर क्या हो जाएगा, 20 का आंसर सी हो जाएगा। 20 के बाद क्वेश्चन नंबर 21 पे आते। तो इंग्लिश में जिसको देखना है वो इसको क्या करिएगा, देख लीजिएगा। सीधे हम क्वेश्चन नंबर 21 पे पहुंचते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 पे विचार करते हैं। माता नी पचेवरी कहाँ है, राजस्थान में है। 1 का 4 इसी में है और किसी में है नहीं, सब कट जाएगा, ये कट जाएगा, ये कट जाएगा। 1 का 4, उसके बाद सांझी याद कर लीजिएगा। सांझी यानी B का 3, ये उड़ीसा। तो सांझी कहाँ, उड़ीसा में होता है। फाड़ कहाँ होता, तो फाड़ आपका सी का फाड़ कहाँ, ये उत्तर प्रदेश में हो जाएगा। D का 2 सौरा चित्रकला ये कहाँ, ये गुजरात में हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है। तो अगला क्वेश्चन
देखिएगा 22 नंबर क्वेश्चन, इस पे विचार करते हैं। यानी किस्में दी गई हैं, उनको मिलान करवाना है। तो सबसे पहले जो छींट है, ये छींट किस पे की जाती है? सूती वस्त्र पे है। और उसके बाद मसरू, मसरू किस पे की जाती है? तो ये सूती व रेशमी वस्त्र पे की जाती है। उसके बाद शबनम, जो शबनम है, शबनम को मिला लीजिए। शबनम यानी ये आपका मलमल हो जाएगा। तो मिलाइए बी का कौन सा? 4, तो बी का 4, ए का 3, उसके बाद यानी डी का 2, ये वाला ऑप्शन हो जाएगा। डी का ए का 3, बी का 4, डी का 2 और सी का पहला, यानी ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। शबनम मलमल हो जाएगा। मसरू सूती वस्त्र एवं रेशमी मिक्स हो जाएगा। धाबला यानी पहला हो जाएगा ऊन, और छींट हो जाएगा सूती। तो इसका आंसर ए हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 23, भारतीय इतिहास में निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए। अब इस क्वेश्चन जब ऐसे क्वेश्चन आए तो आपको क्या करना चाहिए? सबसे पहले आपको पता है पल्लव पहले वंश आया है। कौन वंश आया? पहले पल्लव आया है। पल्लव के बाद फिर कौन आया? यहाँ चोल आया है। इतना तो आपको पता ही होगा। अब इतना पता है तो जाहिर सी बात है पहले 2 आएगा पल्लव, फिर 2 के बाद 4 आएगा। तो 2 के बाद 4 हो सकता, 2 के बाद 4 इसमें है नहीं, 2 के बाद 4 हो सकता है, 2 के बाद 4 इसमें है नहीं। तो 2 ऑप्शन आपके सामने, यानी बी भी कट गया और आपका डी भी कट गया। अब बचा क्या? यानी 2 के बाद 4, 2 के बाद 4 इसमें है। उसके बाद फिर आइए इसमें देखिए, 2 के बाद 4 इसमें है और 2 के बाद 4 इसमें है। अब इनमें विचार कीजिए। राजा मीर भोज के अंतर्गत प्रतिहारों का उदय और उसके बाद इसमें गोपाल द्वारा स्थापित पाल राजवंश। तो ये आपको पता है गोपाल जो है इस 750 ईस्वी में क्या करता है? बंगाल में कौन सा वंश की स्थापना करता है? यानी गोपाल वंश की स्थापना करता है। तो इसका यानी ये पहले आएगा ये। इसके बाद फिर राजा मीर भोज के अंतर्गत प्रतिहारों का उदय होता है, यानी 3 के बाद 1 आएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ये सी हो जाएगा। 2, 3, 1, 4। अगला क्वेश्चन है, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के संदर्भ में निम्नलिखित घटनाओं का पर विचार कीजिए। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन, तो 3 गोलमेज सम्मेलन हुए हैं। तो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन यहां पर दिया, दांडी मार्च दिया, तो दांडी मार्च 1930 हो जाएगा। जतिन दास की मृत्यु 1929 हो जाएगा। रौलेट एक्ट, आपको पता है रौलेट एक्ट कब आया था? तो ये 1919 में आया था। तो 3 से शुरू होगा, तो 3 और 3 के बाद फिर आपका कौन हो जाएगा? 4, 3, 4, 2, 1, 3, 4, 2, 1, ये बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला, उत्तर वैदिक काल में बलि क्या था? तो बलि एक प्रकार का उत्तर वैदिक काल में टैक्स जो लिया जाता था उसी को बलि कहा जाता था। प्राचीन भारत में अष्टपाद किसको यानी ये संदर्भित करता है? तो जो शतरंज का खेल होता था उसी को किस नाम से जाना जाता था? उसी को अष्टपाद के नाम से उत्तर वैदिक काल में जाना जाता था। ज्यादा डिटेल में इसमें नहीं जा रहे हैं, नहीं बहुत लंबा ये वीडियो आपके बन जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 27 पे देखिएगा। ईस्ट के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अगला, ईस्ट फंजाई होते हैं। ईस्ट स्यूडोमाइसीलियम बना सकता है। अगला, ईस्ट मुकुलन बडिंग द्वारा अलैंगिक रूप से प्रजनन करता है। ईस्ट विकल्पी अनाक्सी यानी फैकल्टेटिव अनरोप्स है। अगला, सभी ईस्ट द्विरूपी डायमॉर्फिक, जब ये एक्सट्रीम शब्द लग जाए सभी तो इनको काट दीजिए, यानी 5 भी गया, 6 भी गया, तो ये भी गया, ए भी गया, ए भी गया। सही आंसर क्या हो जाएगा? 1, 2, 3। सही आंसर क्या हो जाएगा? 1, 2, 3, 4, अर्थात ईस्ट फंजाई है। दूसरा, ईस्ट स्यूडो माइसेलियम बना सकता है। अगला, ईस्ट मुगलन बडिंग द्वारा अलैंगिक रूप से प्रजनन करता है। अगला, ईस्ट विकल्पी अनाक्सी जीव है। ये क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा।
अगले क्वेश्चन की ओर 27 के बाद सीधे 28 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 उस पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 ये आपके सामने रहा। आइए 28 में विचार करते हैं। नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट, जिसे NDRI के नाम से जाना जाता है, नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट, इसके बारे में विचार करना। पहला स्टेटमेंट दिया गया कि नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट की शुरुआत 1923 में अंग्रेजों के जमाने में किस नाम से की गई थी? इंपीरियल इंस्टीट्यूट ऑफ एनिमल हस्बेंड्री एंड केयरिंग। ये नाम याद रखिएगा। 1923 में इसकी शुरुआत इंपीरियल इंस्टीट्यूट ऑफ एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरिंग के रूप में हुआ था। डेयरिंग के रूप में पहला सही है। 1936 में इसका नाम बदला गया, केवल क्या किया गया? इंपीरियल डेयरी इंस्टीट्यूट किया गया, ये भी सही है। 1955 में इसका यानी जो बंगलौर में पहले था, इसका स्थानांतरण करनाल हरियाणा में किया गया और इसका नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट किया गया। तो यहां पर ये भी सही है, आंसर हो जाएगा डी। यानी 1 2 3 तीनों स्टेटमेंट क्या हो जाएंगे? सही हो जाएंगे। अगला 29 नंबर क्वेश्चन पूछ रहा, हरियाणा के वन्य जीव अभ्यारण्य के संदर्भ में विचार करना है। भिंडावास वन्य जीव अभ्यारण्य झज्जर में है, सही है। दूसरा नाहर वन्य जीव अभ्यारण्य रेवाड़ी जिला में है, ये भी सही है। अगला छिलछिला वन्य जीव अभ्यारण्य कुरुक्षेत्र में है, ये भी सही है। लेकिन वीर शिकार गाह वन्य जीव अभ्यारण्य महेंद्रगढ़ में नहीं है, इसको काट दीजिए। चौथा काटेंगे तो सही आंसर क्या बचेगा? 1 2 3। जिसने पेपर हल किया है वो हरियाणा के मोस्टली क्वेश्चन सारे सही किया है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न पर मिलान कीजिए। निम्न पर क्या कीजिए? मिलान कीजिए। फेम इंडिया स्कीम आपको पता है, यानी फेम इंडिया स्कीम पर्यावरण को संरक्षित करने के लिए जो पर्यावरण अनुकूल है, इलेक्ट्रिक मोबिलिटी मिशन के अंतर्गत इसे लाया गया, तो पहला सही हो जाएगा। PM विकास पहल स्कीम उत्तर पूर्व में गांवों के विकास को बढ़ावा देने के लिए, ये भी सही है। निष्ठा इसके पहले भी अभी एग्जाम में किसी एग्जाम में पूछा गया, तो स्कूलों के प्रधान व शिक्षकों की पूर्ण रूपेण प्रगति के लिए राष्ट्रीय पहल है, ये भी सही। प्रधानमंत्री सौभाग्य योजना सहज हर घर बिजली पहुंच जो योजना है जो 2017 में लाई गई, उसमें पूछा जा रहा गरीब व वंचितों को विद्युत का अधिकार, ये भी सही है। तो इसका 1 2 3 4 जिसमें सही है वो क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने 31 नंबर, इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक के संदर्भ में क्या सही है ये बताना है। इसकी स्थापना 2016, यही गलत कर दिया गया क्योंकि इसकी स्थापना 2018 में हुई थी, तो पहला काट दीजिए और पहला काटिए तो ये ऑप्शन आपके सामने कट गया, ये ऑप्शन कट गया, ये कट गया। सही आंसर क्या बचेगा? 2 3 4। सही आंसर क्या बचेगा? 2 3 4। जब ऐसे मल्टीपल स्टेटमेंट आपके सामने आए तो यही स्ट्रेटजी होती है पेपर को सॉल्व करने की। फिलहाल के लिए 2 ऑप्शन देख लेते हैं। डाक विभाग के अंतर्गत 100% गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इक्विटी के साथ पब्लिक लिमिटेड कंपनी के तौर पर इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक को निर्मित किया गया। सही है, 100% इसमें ओनरशिप भारत सरकार की है। पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक प्रोडक्ट का प्रमुख लक्ष्य डिजिटल पेमेंट व रिमिटेंस को प्रोत्साहित करना होता है, जबकि इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक मुख्यतः बचतों सेविंग्स पे लक्षित है, सही है। इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक द्वारा लॉन्च की गई सेवाओं में जीवन एवं सामान्य बीमा, डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट, डोमेस्टिक मनी ट्रांसफर समाविष्ट इसमें है, तो ये भी आपकी क्या है? सही है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा इसका? 2 3 4। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन 32 आपके सामने ये रहा, निम्न में से कौन सा कथन गलत है? हम कई बार क्या करते हैं कि क्वेश्चन ऊपर देखते नहीं है कि सही पूछ रहा कि गलत पूछ रहा, हम क्या करते हैं यानी ऊपर नहीं देखे सही लगाते चले जाते हैं। लेकिन यह पूछा है कौन सा कथन गलत है, गलत वाला पूछ रहा। सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन, ये आपको पता है 1952 के अधिनियम से इसे स्टैट्यूटरी का दर्जा दिया गया है, तो ये आपका सही है। अगला, दादा साहब फाल्के द्वारा निर्माण की गई फिल्म
राजा हरिश्चंद्र को इंडियन सिनेमेटोग्राफ एक्ट 1920 के पारित होने के बाद रिलीज किया गया। जी नहीं, 1913 में इसको रिलीज किया गया था। तो ये आपका गलत हो गया, तो ये गलत हो गया। आगे देखते हैं, यानी पहला काट दीजिए, पहला सही है, ये गलत नहीं है और ये गलत नहीं है। अब आपके सामने यानी दो गलत है ही है। इसके बाद 3, फिल्म सर्टिफिकेशन प्रोसेस के आधुनिकीकरण एवं डिजिटलीकरण करने के लिए 2015 में सीबीएफसी ने अपना ऑनलाइन पोर्टल कौन सा, तो ये ई सिने प्रमाण लॉन्च किया। ये तीसरा स्टेटमेंट है। अगला, फिल्मों की जांच में परामर्शी पैनल क्षेत्रीय कार्यालयों की सहायता करते हैं, बिल्कुल बात सही है। परामर्शी पैनल के सदस्यों को केंद्र सरकार द्वारा 2 साल की अवधि के लिए नामित किया जाता है। तो ये स्टेटमेंट क्या है, यानी ये स्टेटमेंट आपके सामने जो ये चौथा लिखा है, चौथा ये गलत है। तो चौथा गलत है, तो इसका सही आंसर क्या, गलत वाला पूछ रहा, तो गलत वाला क्या, 2। आपके सामने आंसर इसका क्या हो जाएगा, गलत वाला हमने 2 को काटा है, 2 गलत है। और कौन सा गलत है, 2, 4 किसी ऑप्शन में है ही नहीं, 2 के साथ एक ही ऑप्शन बचा गलत वाला, 2, 3, यानी ये वाला सही है। ये वाला, ये आपका 2015 में नहीं लॉन्च किया गया, ये गलत है। और इसके बाद चौथा वाला सही है, तो इसका आंसर बी वाला हो जाएगा, 2, 3। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या पूछ रहा, उस पर विचार करते हैं। इंदिरा गांधी नेशनल सेंटर ऑफ द आर्ट्स, यानी जिसे आईजीएनसीए के संदर्भ में बताना क्या सही है। आईजीएनसीए संस्कृत मंत्रालय के अधीन भारत सरकार द्वारा स्थापित एक स्वायत्त न्यास है, ऑटोनॉमस ट्रस्ट है। ये स्टेटमेंट क्या है, सही है। विरासत संरक्षण एवं प्रबंधन की विशिष्टता वाले क्षेत्र में लोगों को प्रशिक्षित करने हेतु इसने पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा कोर्स चालू किया। ये हमको नहीं पता, इसको अभी छोड़ दीजिए। इसके मैंडेट के रूप में इसे बिल्ड हेरिटेज एंड साइट्स पर नेशनल रजिस्टर बनाना तथा एंटीक्विटीज पर नेशनल रजिस्टर बनाना है। ये भी अभी छोड़ दीजिए। नेशनल मिशन फॉर मनुस्क्रिप्ट्स के लिए यह नोडल एजेंसी है, जी नहीं। अगर ये पता होता, इस क्वेश्चन को आप सॉल्व कर सकते थे, क्योंकि इसके लिए कौन सी नोडल एजेंसी है, तो इसके लिए मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म। मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म क्या है, तो ये चौथा काटिए, चौथा गलत है, तो ये भी कट जाएगा, ए भी कट जाएगा, ए भी कट जाएगा। सही आंसर क्या बचेगा, ऊपर क्या पूछा, सही पूछा है, तो ये 1, 2, 3 इसका क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 तक हो गया है। क्वेश्चन नंबर 33 तक हमने आपको यहाँ पर बता दिया है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ये आपके सामने क्वेश्चन 34 रहा, इसको हम देखते हैं। 34 नंबर क्या पूछ रहा कि फोटोसिंथेसिस एक प्रक्रिया है जो कि हरित पादपों को उनके भोजन का सिंथेसाइज करने में मदद करती है। आगे करती है तथा आगे देखिएगा, करती है तथा पाद तथा केमिकल अभिक्रियाएं एक विनिर्दिष्ट अनुक्रमिक क्रम में होती हैं। उस घटना का चयन कीजिए जो इसमें शामिल नहीं होती है। तो आइए उस घटना का इसमें विचार करते हैं। तो पहला, क्लोरोफिल द्वारा प्रकाश ऊर्जा का अवशोषण होता, सही है। कार्बन डाइऑक्साइड का रिडक्शन, ये भी सही है। कार्बन के ऑक्सीडेशन से कार्बन डाइऑक्साइड, ये भी सही है। लेकिन जल का विभाजन, ये गलत है। डी वाला क्या है, गलत है। डी वाला क्या है, डी वाला इसमें गलत है। तो डी वाला क्या है इसमें, डी वाला इसमें क्या है, गलत है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 35 पे विचार करिए। क्वेश्चन नंबर आपके सामने 35 क्या रहा, एक कपल को संदेह है कि उसके नवजात शिशु यानी बच्चा पैदा हुआ था। नवजात शिशु को क्या किया गया है, परिवर्तित कर दिया गया, हॉस्पिटल में अदला बदली हुई है। इस विवाद को सुलझाने के लिए रक्त वर्गीकरण चाहा गया। पुरुष का रक्त समूह क्या है, ए, तो इसका करेंगे तो क्या आ जाएगा, ओ, यानी आई ए
ओ ए आ जाएगा, ठीक, ये हो जाएगा। इसी प्रकार इसमें आई, इसका आगे औरत का कौन सा है, बी है, तो आई बी ओ बी इसका हो जाएगा। जब इसका आप क्रॉस करवाएंगे तो इसमें आपका ए भी आएगा, बी भी आएगा, ए बी भी आएगा और ओ, ये एलिल बनेंगे। यानी इनमें से सही आंसर क्या होगा, यानी ये वाला केवल दो, केवल दो, केवल दो इसका क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 आपके सामने रहा। निम्न कथनों पर विचार कीजिए। पहला स्टेटमेंट क्या लिखा गया कि नाइट्रिफिकेशन एक प्रक्रिया जिसमें नाइट्रेट्स का रूपांतरण नाइट्रोजन में होता है। डीनाइट्रिफिकेशन एक प्रक्रिया जिसमें नाइट्रोजन का रूपांतरण नाइट्रेट्स में होता है। तो इसका मतलब हुआ ए भी गलत है, ए भी गलत है, तो ये गया, और कौन गलत है, दो गलत है, तो ये भी गया, ए भी गया, तो सही आंसर क्या हो जाएगा, यानी 3, 4, क्योंकि इसमें अमोनिया का नाइट्राइट्स व नाइट्रेट में परिवर्तन होता है। तो ये आपका क्या हो जाएगा, यानी 3 और 4 सही होगा। न्यूक्लिक अम्ल डीएनए व आरएनए में नाइट्रोजन है, सही है। वायुमंडलीय बिजली के दौरान वायु के अंदर की नाइट्रोजन का रूपांतरण नाइट्रोजन के ऑक्साइड में होता, सही है। मूल यानी सिम जो रूट लेग्यूम्स होते हैं उनमें नाइट्रोजन फिक्सेशन के यानी बैक्टीरिया पाए जाते हैं, सही है। तो इसका आंसर सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 47 नंबर क्वेश्चन आपके सामने रहा, यानी 37 नंबर क्वेश्चन आपके सामने रहा। लाइकेन के बारे में क्या सही है। लाइकेन शैवाल हैं, लाइकेन स्वापोषी होते हैं, लाइकेन कवक है। याद रखिए लाइकेन जो है ये कवक एवं शैवाल के बीच सहजीवी होते, सहजीवन को दर्शाते, यानी ए भी गलत, ए भी गलत। एक 3 को काटिए, ये कटा, और 3 कहा, ये कटा, और एक और इसको काटना, एक को काटना है, 3 को काटना है, यानी चौथा तो आएगा ही आएगा। और आपका ये स्वापोषी होते 2 आएगा सही, और ये चौथा सही आएगा, सहजीवी रूप में होता है 2, 4। लाइकेन्स मृतोपजीवी है, जी नहीं, मृतोपजीवी नहीं, तो इसका आंसर 2 और 4 सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पूछ रहा है कि नीचे अवस्था परिवर्तन के कुछ पराक्रम दिए गए हैं। 38 नंबर क्वेश्चन है, तो उसमें ए ऑप्शन क्या लिखा, जल का वाष्पीकरण, मोमबत्ती का जलना, जल में चीनी का घुलना, जल के विद्युत अपघटन द्वारा हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को बनाना। ये क्वेश्चन आपके सामने पूछा गया। याद रखिए जो मोमबत्ती जलती है, मान लो कैंडल है जलती, तो यहाँ जो इकट्ठा इसकी मोम होती है, तो ये कहलाता भौतिक परिवर्तन। और मोमबत्ती का जलना, तो ये कहलाता है रासायनिक परिवर्तन। यानी मोमबत्ती वाला ऐसा एग्जाम्पल है जो भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन दोनों का है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ये डी वाला आंसर सही हो जाएगा। यानी बी में भौतिक व रासायनिक परिवर्तन दोनों शामिल है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन इसमें देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 39 नंबर में आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। ये जरूर आप देखिएगा क्या पूछ रहा। कई बार क्या होता है, देखो ए बी डी, जिन्होंने क्वेश्चन सॉल्व किया है ऊपर शब्द पे ध्यान ही नहीं दिया, ये पूछा है कौन सा सही नहीं है, और इन्होंने क्या टिक मार दिया, सही वाला सही मार दिया है कि जिप्सम को गर्म करने पर प्लास्टर ऑफ पेरिस प्राप्त होता, ये सही है। दूसरा बी, सोडियम कार्बोनेट बेकिंग पाउडर का एक प्रमुख घटक होता है, ये सही है। उसके बाद ब्लीचिंग पाउडर एक ऑक्सीकारक की भांति भी कार्य कर सकता है। उसके बाद ब्लू विट्रियोल की एक सूत्र इकाई में जल के 10 मॉलिक्यूल्स नहीं, इसमें जल के 5 मॉलिक्यूल्स उपस्थित होते हैं, यानी 5H2O से ये होता है। तो ये आपका क्या होगा, ये गलत है, यानी डी वाला गलत है। पूछा क्या सही नहीं है, 1 और 2 सही है, तो आपका गलत वाला कौन, 1 और 2 सही है, और गलत वाला डी किसमें है, यानी ए सही है। तो ये ऑप्शन नहीं हो सकता, ए नहीं हो सकता, ये बिल्कुल क्लियर कट आपको पता हो चुका कि डी वाला गलत है। तो आंसर ये क्या जाएगा, बी और डी, ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। बी और डी इसका क्या है, गलत है। आगे अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 40 नंबर क्वेश्चन आपके सामने क्या पूछ रहा है, क्योंकि इसमें सही नहीं वाला पूछा था, ना कि ये पूछा था कौन सा सही है। साबुन की सफाई क्रिया के संदर्भ में कौन सा कथन सही है, ये आपका
ये जरूर इसमें गोला करिए, सही पूछ रहा या गलत वाला इसमें पूछा जा रहा है। साबुन के अणुओं का जल रागी सिरा तेल के कणों के संपर्क में आता, यानी जल रागी नहीं, जल विरागी सिरा क्या आता है, इसके संपर्क में आता है। तो इसका आंसर पहला वाला स्टेटमेंट गलत है। तो ये कटा। उसके बाद दो, कपड़ों की सफाई के दौरान साबुन के घोल में मिसल का निर्माण इमल्सीकरण कहलाता, ये बिल्कुल सही है। तो बी तो सही होगा ही। इसके बाद भी सही है कि मिसल निर्माण के दौरान साबुन के अणुओं का जल विरागी सिरा अंदर की ओर होता है। अब देखिए ये वाले स्टेटमेंट में और इसमें बिल्कुल अपोजिट लिखा था, स्वाभाविक था, एक ही स्टेटमेंट सही होना था, तो ऐसे भी इसको काट सकते थे। तो ये आपका सही हो जाएगा। इसके बाद कठोर जल में मिश्रित तेल के पार्टिकल्स जो होते हैं उसमें कैल्शियम 2+ मैग्नीशियम 2+ आयनों को घेरते हैं, भी सही। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी सी डी, इसका क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आपके क्वेश्चन अभी तक कितने हो चुके हैं, 40। 40 नंबर क्वेश्चन आपके हो चुके हैं। 41 नंबर क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। तो 41 नंबर क्वेश्चन को हम क्या करते हैं, देखते हैं। लेटराइट मृदा के संदर्भ में कौन सा कथन क्या है, सही है, ये हमें आपको या यहाँ आपको बताना है कि उच्च तापमान तथा न्यून वर्षा, जी नहीं, जो लेटराइट मृदा पाई जाती है जहां पर बहुत ज्यादा वर्षा होती है, जैसे भारत के संदर्भ में आप देखेंगे जो ये पश्चिमी घाट है, यहाँ पर 250 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होती है, तो ये अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में पाई जाती। तो पहला स्टेटमेंट गलत, तो ये कटा। अब कॉमन क्या है, 3 4 दोनों में, इसको मत रीड करिए, ये तो सही होना है। मकान निर्माण में उपयोग हेतु ईंट के रूप में इन मृदाओं का कटाव व्यापक रूप से किया जाता, सही है। यह मृदाएं मुख्य रूप से प्रायद्वीपीय पठार के उच्च क्षेत्रों में विकसित हुई, ये भी सही है। लेकिन ये जो 2 वाला स्टेटमेंट है, ये मृदाएं ऑर्गेनिक मैटर नाइट्रोजन फास्फेट कैल्शियम से भरपूर होती, जी नहीं, नाइट्रोजन किसमें क्या होती है, कमी होती है। तो आंसर क्या होगा, 3 और 4 सही है, इसका आंसर बी होगा। अगले वाले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या पूछ रहा, यानी इसमें सही सम्मिलित करवा रहा है, इस पे आते हैं। आइए, इसमें मिलमाता कन्वेंशन, ये आपका 2 इसमें दिया क्योंकि 2013 में इसको पहली बार क्या किया गया था, अपनाया गया था, और 2017 में इसमें क्या यानी संशोधन किया गया मिलमाता, तो इसीलिए इसका मरकरी वाला सही आंसर हो जाएगा। तो इसको सी का 4, अब देखिए सी का 4 किसमें है, तो सी का 4 इसमें नहीं, ये काट दीजिए। इसमें भी सी का 4 है, इसमें भी सी का 4 है, इसमें भी सी का 4 है। अब आपको देखना है कि इसमें रोटरडम कन्वेंशन, तो रोटरडम कन्वेंशन जो है ये किसके लिए होता, तो ये हैजार्ड्स केमिकल जो होते हैं, काफी नुकसान पहुंचाने वाले जो रसायन होते हैं, उनके व्यापार के संबंध में देशों को पहले से सूचना दी जानी चाहिए। तो ये आपके निर्यात तभी आप कर पाओगे। तो ये रोटरडम वाला को मिला दीजिए 3 के साथ, यानी जाएगा आपका ऑप्शन बी का 3। और बी का 3 किसमें है, इस वाले ऑप्शन में बी का 3 है, यानी ए वाला क्या हो जाएगा, ए का हो जाएगा हैजार्ड्स वेस्ट का सीमा पार आवाजाही एवं उनका डिस्पोजल का नियंत्रण, ये ए का 2 हो जाएगा, बी का 3 हो जाएगा, सी का 4 हो जाएगा। और स्टॉकहोम कन्वेंशन 2001 और 2004 ये किससे संबंधित है, पीओपीज से संबंधित है, जिसे किस नाम से जाना जाता, ये आपके सामने लिखा भी है, परसिस्टेंट ऑफ पॉल्यूटेंट्स, परसिस्टेंट ऑफ ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट के नाम से जाना जाता है। तो इसी को पीओपी के नाम से जाना जाता। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, ये बी वाला बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगले की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन आप देखिएगा, 43 नंबर आपके सामने आ चुका है, और इस पे देखिए 2011 की जनगणना के हिसाब से सम्मिलित करवाना है। तो एक तरफ आपके ऑप्शन हैं, तो इनमें आपको पता है कि जो द्रविण है ये कहाँ पाए जाते हैं, ये दक्षिण भारत में पाए जाते हैं। और इसमें दक्षिण भारत के राज्यों पर विचार करिए, तो द्रविण वाला कौन हो जाएगा, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, कर्नाटक, ये हो जाएगा, यानी बी का पहला। और बी का पहला जिन में नहीं उसको निपटाइए, ये गया, ए गया, तो सही आंसर क्या बचा, ए लगाइए, आगे कंटिन्यू कर जाइए। तो ये आपका क्वेश्चन हुआ। अगले क्वेश्चन 44 नंबर पे आते हैं। फसल के साथ उनके राज्य, जो उत्पादक राज्य है उनका दिया है,
इसमें इतना तो आपको पता है कि चावल पश्चिम बंगाल नंबर 1 पे है, चावल के उत्पादन में नंबर 1 पे पश्चिम बंगाल। वहीं गेहूं का उत्पादन अगर यहाँ पूछा जाता तो नंबर 1 पे कौन है, अपना उत्तर प्रदेश है। और प्रति हेक्टेयर के हिसाब से पूछा जाता तब पंजाब हो जाता। तो इसमें का यानी सी का 4, ध्यान से देखिए सी का 4 किसमें है, केवल एक ऑप्शन है ये बी वाला। बाकी अब आप याद कर लीजिए, एक का 2 यानी ज्वार का कौन है, महाराष्ट्र हो जाएगा। बाजरा का, बाजरा यानी बी का, तो बी का यहाँ 3 लिखा राजस्थान। वैसे भी आप जानते हो मोटे अनाज के मामले में राजस्थान नंबर 1 पे होता है, और चना के मामले में कौन हो जाएगा, तो ये मध्य प्रदेश हो जाएगा। तो आगे के लिए भी, अन्य एग्जाम के लिए भी ये फैक्ट आप क्या है ध्यान रखना होगा आपको। अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 45 पे आते हैं। 45 में यानी 2011 की जनगणना के हिसाब से इनको लगाना है, जनघनत्व के हिसाब से लगाना है। तो आपको पता है यूपी MB वा, इसका शॉर्टकट फार्मूला है। यानी नंबर 1 पे उत्तर प्रदेश, नंबर 2 पे महाराष्ट्र, नंबर 3 पे बिहार। तो लगाइए नंबर 1 पे उत्तर प्रदेश, नंबर 2 पे महाराष्ट्र, नंबर 3 पे बिहार, ये हो गया बिहार। नंबर 4 पे पश्चिम बंगाल, फिर आंध्र प्रदेश, यानी इसका आंसर ये डी वाला हो जाएगा, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार, पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश, ये क्रम हो जाएगा जनसंख्या का। जनसंख्या घनत्व इसमें नहीं पूछ रहा है, यहाँ ज्यादा जनसंख्या से कम जनसंख्या का पूछा जा रहा है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, नेशनल पार्क का मिलान करवाना है। तो आइए नेशनल पार्क पे विचार करते हैं। बलफक्रम, सबसे पहले आपको नामेरी असम से मिला दीजिए, नामदफा अरुणाचल प्रदेश, इसको मिला दीजिए। बलफक्रम मेघालय में है, इसको मिला दीजिए। महावीर हरिन्ना वनस्थली तेलंगाना में है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए का 3, ए का 3, बी का पहला, बी का पहला, यानी ये बी वाला आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। सीधे अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अंग्रेजी वाला आप लोग क्वेश्चन इस स्लाइड पे आपके है, इंग्लिश वाले इंग्लिश से देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 47 आपके सामने ये रहा। 47 नंबर क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, 2 कथन दिए गए हैं। एक करंट का क्वेश्चन आपके सामने पूछा गया है कि 22 जुलाई 2019 को जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट, यहीं आप रुक जाइए क्योंकि इसे जियो स्टेशनरी कक्षा में भेजा गया था, ना कि जियो सिंक्रोनस। तो ये आपका स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। दूसरा, आर्बिटर चंद्रमा की परिक्रमा ध्रुवीय कक्षा में 100 किलोमीटर की ऊंचाई पर करेगा, ये आपका सही है। तो कथन 1 गलत है, जबकि कथन 2 सही है। तो इसका आंसर डी हो जाएगा। अगला, निम्न में से कौन एक प्रिजर्वेटिव परिरक्षी नहीं है। तो ये स्वीटनर है, डलसीर, ये मधुरक है, और 250 गुना ये चीनी की तुलना में अधिक ये मीठी होती है। तो ये पहला वाला गलत हो जाएगा। बाकी सोडियम बेंजोएट, पोटेशियम मेटाबाइसल्फाइड व जो आपका नमक होता है, साल्ट्स होता है, ये सभी क्या कहलाते, संरक्षक के रूप में जाने जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 49 पे आइए, 49 पे विचार करते हैं। क्वेश्चन नंबर 49 पे विचार करते हैं। क्वेश्चन नंबर 49 पे विचार करते हैं। क्वेश्चन नंबर 49 आपके सामने रहा, इसको देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 49 क्या पूछ रहा, बायोगैस में मेथेन की बहुत अधिक मात्रा होती है, जिसका उपयोग विभिन्न प्रयोजनों में ईंधन के रूप में किया जाता है। क्योंकि यह धुआं व अपशिष्ट निर्मुक्त नहीं करती, इसे ऊर्जा का अच्छा एवं सुरक्षित स्रोत मानना चाहिए। चाहिए लिखा है तो ये सही है, तो अनिवार्य होता है तब ये गलत हो जाता। बायोगैस में कार्बन डाइऑक्साइड भी होती है कुछ मात्रा। कार्बन डाइऑक्साइड की ऊंची मात्रा होने से प्राकृतिक गैस की तुलना में बायोगैस निम्न ऊर्जा देती है, ये भी सही है। तो दोनों पर स्टेटमेंट ये सही है और इसकी सही व्याख्या भी करता, तो इसका पहला वाला आंसर सही हो जाएगा। आइए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर आपके सामने 50 रहा कि भारत में पंचवर्षीय योजना के आरंभ से पहले कौन सी योजना अस्तित्व में थी। तो सर्वोदय 1950 में आई है, बॉम्बे 1944 में आई है। तो जाहिर सी बात 2 और 4 पहले से थी, तो 2, 4 एक ही ऑप्शन में है, जो क्योंकि पंचवर्षीय योजना 1951 से शुरू होती है, तो इसका मतलब क्या हुआ, 2, 4 इसका सही जवाब हो जाएगा।
आपके घर पर प्रयोग की जाने वाली विद्युत धारा के संदर्भ में क्या करना, विचार करना है। क्या करना, विद्युत धारा के संदर्भ में क्या करना है, विचार करना है। पहला, माइक्रोवेव ओवन और टेलीविजन में डायरेक्ट करंट यानी डीसी का उपयोग किया जाता, बिल्कुल बात सही है। तो इसमें एक सही होगा तो ये गलत हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा। सही आंसर क्या हो जाएगा, 1 2 4, 1 2 4 इसका सही जवाब हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 52 नंबर क्वेश्चन, 52 नंबर पूछ रहा, चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं जो क्षार चुंबक होता है क्षण चुंबक के उत्तरी ध्रुव से प्रकट होती है तथा क्षण चुंबक के दक्षिण ध्रुव पर विलीन हो जाती, सही है। दूसरा स्टेटमेंट दिया, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा वह मानी जाती है जिसके अनुदिश यानी जो चुंबक की सुई होती है वो उत्तर ध्रुव उस क्षेत्र के भीतर गमन करता है, ये भी सही है दूसरा वाला। तीसरा, बाग मैग्नेट के भीतर कोई भी चुंबकीय क्षेत्र नहीं होता। अगला 1 2 सही है तो 1 2 इसमें भी है तो ये ऑप्शन कट जाएगा, 1 2 ये भी है। आगे देखते हैं, चुंबकीय क्षेत्र की अपेक्षित प्रबलता क्षेत्र रेखाओं की निकटता की कोटि द्वारा दर्शाया जाता है। चुंबकीय क्षेत्र की अपेक्षित प्रबलता यानी वो आपकी कितनी तेज मजबूत होगी, कितनी तेजी से उसमें इंटेंसिटी होगी, ये रेखाओं की निकटता। जितनी अधिक रेखाएं पास पास होती है चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता उतनी अधिक होती है, ये स्टेटमेंट बोल रहा है। तो ये स्टेटमेंट सही है क्योंकि 4 तो सही है ही है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, यानी पहला ऑप्शन सही है, दूसरा भी सही है, चौथा भी सही है। 1 2 4, 1 2 4 और ये तीसरा, बार मैग्नेट के भीतर कोई भी चुंबकीय क्षेत्र नहीं होता है। बार मैग्नेट के भीतर कोई भी चुंबकीय क्षेत्र नहीं होता, ये आपका क्या है, ये गलत है। तो इसका आंसर क्या होगा, 1 2 4 इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पूछ रहा, विद्युत मोटर वैद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में कन्वर्ट करता है, बिल्कुल बात सही है। विद्युत ऊर्जा को किसमें, यांत्रिक ऊर्जा में कन्वर्ट करता। जनरेटर होता है जो यांत्रिक ऊर्जा, जैसे आप गांव में देखते होते, जो गांव से होंगे उनको पता होगा, शादी विवाह के समय पहले लाइट की इतनी व्यवस्था नहीं थी, जनरेटर आता था तो डीजल डाल करके उसमें चलाया जाता था। तो जनरेटर क्या करता है, यांत्रिक ऊर्जा को इलेक्ट्रिक ऊर्जा विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। तो विद्युत मोटर विद्युत जनरेटर एक दूसरे के अपोजिट काम करते हैं, दोनों स्टेटमेंट यहाँ पर सही है। विद्युत मोटर एवं जनरेटर दोनों एक ही सिद्धांत पर यानी चुंबकीय अभिप्रेरण यानी इलेक्ट्रिक इंडक्शन के सिद्धांत पे काम करते हैं, ये भी सही है। तो इसका स्टेटमेंट 1 2 3 तीनों क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर इसमें देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 54 पे विचार करते हैं। ग्लासगो में COP 26 में भारत के जलवायु परिवर्तन के संदर्भ में क्या सही है। 2030 तक 1000 गीगावाट जी नहीं 450 गीगावाट किया गया। पहला यहीं से काट दीजिए, ये कट गया, 2 ऑप्शन तो कट ही गए। 2030 तक अपनी ऊर्जा जरूरतों का 50% नवीकरणीय ऊर्जा से पूरा करेगा भारत। क्या अब से 2030 तक कुल यानी प्रोजेक्टेड कार्बन उत्सर्जनों में 1 बिलियन टन की कटौती करेगा। अगला क्वेश्चन, 2090 तक नेट जीरो उत्सर्जन नहीं 2070 तक भारत ने एक टारगेट रखा है। तो 5 भी काट दीजिए, तो कौन कौन, ए भी ऑप्शन गया, ए भी गया, तो आंसर क्या बचा, 2 3 4, 2 सही है, 3 सही, 4 सही, 2 3 4 सही है। कई लोग क्या किए होंगे, इसको पेरिस वाले के हिसाब से सोच लिए होंगे, इसीलिए जिन लोगों ने क्वेश्चन सॉल्व किया वो गलत हो गया, क्योंकि यहाँ COP 26 जो ग्लासगो में हुई थी उसमें जो डिसीजन भारत के द्वारा लिया गया उस हिसाब से इसमें बताना था। अगला क्वेश्चन, भारत की 400 बिलियन की निर्यात वृद्धि में सबसे ज्यादा 3 कमोडिटी कौन टॉप में आती। तो इंजीनियरिंग का सामान, पेट्रोलियम उत्पाद, जेम्स एंड ज्वेलरी। ये इकोनॉमिक सर्वे से क्वेश्चन पूछा गया। तो 1 2 3 1 2 3 यानी सी इसका सही जवाब आ जाएगा। ये इसी का सबसे ज्यादा निर्यात किया जाता है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया, द नेशन अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग स्कीम एक प्रोग्राम है जो कि तकनीकी रूप से योग्य नव युवक को उनके कार्य क्षेत्र में जरूरी व्यवहारिक ज्ञान एवं कौशल के साथ युक्त करता है। इसके बारे में विचार करना। ये 6 महीने कार्यक्रम जी नहीं, ये 1 साल का कार्यक्रम है। पहला गलत हो गया, पर से तो पहला काटो, 1 कटा। आगे देखते हैं, पर शिक्षुओं को संस्थानों द्वारा उनके कार्यस्थल पर
प्रशिक्षण दिया जाता है, सही है। अप्रेंटिसशिप समय के दौरान प्रशिक्षकों को कोई भी स्टाइपेंड नहीं दिया जाता, जी नहीं, इसमें स्टाइपेंड दिया जाता है, तो ये तीसरा भी गलत है, तो ये भी गया, ये भी गया, तो इसका आंसर केवल होगा बी वाला, केवल सही होगा, केवल बी वाला क्या होगा इसमें सही होगा। क्वेश्चन नंबर आपका 57 पे आइए, क्वेश्चन पूछ रहा निम्न कथनों में से क्या सही है। किसी देश किसी एक वर्ष के दौरान देश की भौगोलिक सीमा के भीतर उत्पादित सभी अंतिम वस्तुओं, यहाँ अंतिम शब्द फाइनल न लगाता तब ये गलत हो जाता, क्योंकि अंतिम रूप से उत्पादित वस्तुओं सेवाओं का बाजार मूल्यों का जो योग होता है वो जीडीपी एट मार्केट प्राइस होता, सही है। यदि किसी देश की जीडीपी इंक्रीज हो रही है तो उसमें वेलफेयर में के अनुसार वृद्धि होगी, जरूरी नहीं है, तो ये भी सही है, ये भी सही है। नॉमिनल जीडीपी से रियल जीडीपी यानी ऊपर नॉमिनल जीडीपी बटा नीचे रियल जीडीपी, यही क्या कहलाता, इसी को जीडीपी डिप्लेटर कहा जाता है, जीडीपी डिप्लेटर कहा जाता। तो ये आपका ये भी तीसरा सही है, तो 1 2 3 सही है, 1 2 3 सही है, चौथा वाला गलत लिखा, क्योंकि रियल जीडीपी अपान नॉमिनल जीडीपी का अनुपात जीडीपी डिप्लेटर कहलाता, ये गलत है। अगला क्वेश्चन, यानी ये डिफलिम्पिक्स 2022 के संदर्भ में क्या गलत है, सही नहीं, ये पूछ रहा है क्या सही नहीं है, तो इसे कैक्सियास डो सुल ब्राजील में आयोजित किया गया है, सही है, तो एक सही है, गलत पूछा तो ये काट दीजिए, एक सही है, एक काट दीजिए। दूसरा, इसे 1 अप्रैल से 15 अप्रैल 2022 तक आयोजित किया गया, जी नहीं, 1 मई से 15 मई, 1 मई से 15 मई 2022, यानी क्या है, दो भी गलत है, दो गलत है। भारतीय एथलीटों ने कुल 16 पदक इसमें जीते थे। अगला, सुमित दहिया ने कुश्ती में गोल्ड मेडल जीता था, सुमित दहिया ने कुश्ती में गोल्ड मेडल जीता था। तो इन दो स्टेटमेंट को आप चेक कर लीजिएगा, फिलहाल ये दो आपको बता दिए, इसमें क्या गलत है, एक क्वेश्चन आपके ऊपर, आप चेक कर लीजिएगा, आसानी से इसका आंसर मिल जाएगा। आगे आइए, क्योंकि इसमें इन शब्दों को ध्यान आपको रखना है, क्या सही पूछ रहा है, क्या गलत पूछ रहा है। अगला, राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों के बीच एक भारत श्रेष्ठ भारत, यानी कि इसमें कौन गलत है, इसमें बहुत सारा गलती हुआ होगा, क्योंकि बच्चे क्या किए होंगे, इन शब्दों पर ध्यान ही नहीं दिए होंगे, तो सही सही इसमें मार दिए होंगे। गुजरात को छत्तीसगढ़ के साथ मिलाया गया, ये सही है, तो ये आपका काट दीजिए, नहीं होगा। अगला, महाराष्ट्र को किसके साथ मिलाया गया, महाराष्ट्र को उड़ीसा के साथ मिलाया गया, महाराष्ट्र को उड़ीसा के साथ मिलाया गया। अगला, चंडीगढ़ और पुडुचेरी, दादरा और नगर हवेली व दमन दीव के साथ क्या एक भारत श्रेष्ठ भारत के अंतर्गत मिलाया गया, ये इसमें पूछ रहा। गोवा को क्या कर्नाटक के साथ मिलाया गया, तो ये वाला जो 3 वाला है ये आपका क्या है, गलत है, 3 वाला इसमें क्या है, गलत है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, केवल 3 हो जाएगा, ये गलत है। अगला मिला लीजिए, इसमें भिंडावास आपको पता है हरियाणा में है, आगे भी क्वेश्चन आया था। सस्ता कुट्टम ये केरल में है, इसको मिला लीजिए। तसोकार तसो मुरारी लद्दाख में है। नवाबगंज पक्षी अभ्यारण्य उत्तर प्रदेश में है, हो गया, यानी एक अचार बी का रुद्र सागर, बी का पहला, सी का 5, डी का 3, ठीक है, और भिंडावास आपका 2, यानी पहला वाला ई का ये सही हो जाएगा, ये इसका सही जवाब ये ऑप्शन हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगले क्वेश्चन की ओर आइए। अगला क्वेश्चन इसमें देखते हैं, इंग्लिश में है। 60 क्वेश्चन नंबर तक आपको हम बता चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 61 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 61 क्या कह रहा है कि जब एक अल्ट्रासाउंड एक माध्यम से दूसरे माध्यम की ओर यात्रा करती है, इसकी वेवलेंथ, फ्रीक्वेंसी व स्पीड बदलती है।
दूसरा, एक माध्यम से दूसरे माध्यम की ओर यात्रा करते समय अल्ट्रासाउंड वेव की फ्रीक्वेंसी लगभग अपरिवर्तित रहती है। एक माध्यम से दूसरे माध्यम की ओर यात्रा करते समय अल्ट्रासाउंड वेव की फ्रीक्वेंसी व स्पीड बदलती है। अगला, एकोकार्डियोग्राफी मेडिकल डायग्नोस्टिक में प्रयोग में आने वाली एक टेक्निक है जिसमें अल्ट्रासाउंड का उपयोग किया जाता है। अब देखिए, इसमें अब विरोधाभास वाले स्टेटमेंट इसमें ढूंढ लीजिए, यानी कि ये स्टेटमेंट 2 और 3 में से केवल एक सही होगा, क्योंकि एक माध्यम से दूसरे माध्यम की यात्रा करते समय अल्ट्रासाउंड की फ्रीक्वेंसी लगभग अपरिवर्तित रहती है। यानी जो फ्रीक्वेंसी है, दूसरे में कह रहा एक माध्यम से दूसरे माध्यम की यात्रा करते समय अल्ट्रासाउंड वेव की फ्रीक्वेंसी व स्पीड बदलती है। इसमें कह रहा अपरिवर्तित रहती, इसमें कह रहा बदलती है। इसका मतलब क्या हुआ, जब आप एक माध्यम से दूसरे माध्यम में अगर जा रहे हो, उसमें फ्रीक्वेंसी और स्पीड बदल जाए तो जाहिर सी बात अल्ट्रासाउंड में बहुत अच्छा जो चित्र है उसको नहीं लिया जा सकेगा। तो एक माध्यम से दूसरे माध्यम की ओर यानी लगभग अपरिवर्तित रहती, ये आपका सेकंड स्टेटमेंट सही है। तो सेकंड यानी ये वाला 2 और 4 इसमें क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगला, एक व्यक्ति दूर की वस्तुओं को देखने में असमर्थ है, यानी पास की वस्तुएं देख पाता है, पास की वस्तुएं देख पाता है, पास की वस्तुएं देख लेता है, निकट की वस्तुएं देख लेता है, दूर की वस्तुएं नहीं देख पाता। तो इस व्यक्ति को कौन सा है, इस व्यक्ति को निकट की वस्तुएं देख लेता है, तो इस व्यक्ति में कौन है, निकट दृष्टि दोष है। निकट दृष्टि दोष है, इस व्यक्ति में कौन है, निकट दृष्टि दोष है। और निकट दृष्टि दोष के दूर करने के लिए, निकट दृष्टि दोष के लिए अवतल, दूर के लिए उत्तल, तो इसके लिए कौन सा अवतल लेंस का प्रयोग किया जाएगा निकट के लिए। तो निकट को ये व्यक्ति हाइपर मेट्रोपिया से ग्रस्त है, हाइपर मेट्रोपिया से ग्रस्त है, दूर दृष्टि दोष से, दूर की वस्तुएं देखने में असमर्थ है, यानी दूर की वस्तुएं नहीं देख पाता। तो ये व्यक्ति कौन किस दृष्टि दोष से ये ग्रस्त है, तो ये व्यक्ति कौन, तो इसको देखिएगा, इस क्वेश्चन में दूर की वस्तुएं 2 प्रकार के दोष होते हैं, एक को निकट दृष्टि दोष कहा जाता है और दूसरे को दूर दृष्टि दोष। अगर किसी व्यक्ति को निकट दृष्टि दोष है तो निकट की वस्तुएं तो देख पाएगा लेकिन दूर की वस्तुएं नहीं देख पाएगा। तो एक व्यक्ति दूर की वस्तुओं को देखने में असमर्थ है, निकट दृष्टि दोष में निकट की वस्तुएं तो देख पाएगा लेकिन दूर की वस्तुएं वो देखने में यानी असमर्थ होगा, दूर की वस्तुएं नहीं देख पाएगा। निकट दृष्टि दोष में, निकट दृष्टि दोष में निकट की वस्तुएं, तो इसका मतलब क्या हुआ, ये निकट दूर की वस्तुएं नहीं देख पाता, निकट की देख पाता है, तो इसको कौन सा है, निकट दृष्टि दोष है। तो ये निकट को यानी मायोपिया कहा जाता है, ये गलत हो जाएगा। अगला हमने कहा इसके लिए निकट अगर दृष्टि दोष है तो दूर के लिए उत्तल और निकट के लिए अवतल का प्रयोग किया जाता, तो निकट के लिए अवतल, निकट के लिए अवतल, ये अवतल वाला सही हो जाएगा, यानी तीसरा वाला सही होगा और पहला गलत, तो ये कट जाएगा, ये कट जाएगा और आपका 2 और 3 ये आपका सही हो जाएगा। कथन नंबर 2 और 3, आई लेंस की अत्यधिक वक्रता या आई बाल के एलांगेशन की वजह से यह दोष पैदा हुआ हो सकता है। तो 2 और 3 स्टेटमेंट इसमें क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। आगे क्वेश्चन नंबर 63 पूछ रहा है, निम्न उपबंधों में से किसमें संविधान संशोधन हेतु तो राज्यों के आधे से कम के रेटिफिकेशन की आवश्यकता होती है, यानी आधे ज्यादा रेटिफिकेशन 7वीं अनुसूची में जो शामिल विषय है कोई भी हो तो वो आपका होगा। अनुच्छेद 54, 55, 73 ये राष्ट्रपति वाला ये इसमें होता, तो ए बी इसका सही आंसर हो जाएगा, ए बी क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला, निम्न में से कौन सा अनुच्छेद संविधान के लागू होने के पहले रजवाड़ों द्वारा की गई संधि या समझौतों से उत्पन्न विवादों में न्यायालयों को हस्तक्षेप करने से रोकता है? तो ये कौन सा है, अनुच्छेद 363, अनुच्छेद 363 में ये बात कही गई है। अगला, संपत्ति का अधिकार पार्ट 3 में से हटाए जाने के बाद इसको किसमें डाला गया,
पार्ट 12 और चैप्टर नंबर 4 में आर्टिकल कौन सा 44वें संविधान संशोधन से इसे कौन से आर्टिकल, तो आर्टिकल 300A में डाला गया और ये 300A क्या है, भाग 12 का चैप्टर नंबर 4 है। भाग 12 का चैप्टर नंबर 4 में इसको शामिल किया गया है। पॉलिटी तनिक चेंज होके आई है और क्वेश्चन इसका क्या है, अच्छे क्वेश्चन है। सर्वोच्च न्यायालय के IR कोहेलो जजमेंट 2007 में आया था। इसमें बोला गया कि अगर कोई विषय 24 अप्रैल 1973 के बाद कौने शेड्यूल 9th 9वीं अनुसूची में, यानी 9th 9वीं अनुसूची में अगर शामिल किया जाता है तो इसका भी यानी न्यायपालिका के द्वारा जुडिशियल रिव्यू किया जा सकता है, न्याय पुनरावलोकन किया जा सकता। तो इसमें कोई ऑप्शन ऐसा है नहीं, उपरोक्त में से कोई नहीं, डी ऑप्शन होगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर इसमें देखते हैं 67 में क्या पूछ रहा, आइए उस पर विचार करते हैं। आइए, राइबोसोम ये प्रोटीन निर्माण की फैक्ट्री होती है, यानी 3 के साथ सी, ये सही है, ए भी 2, ये काट दीजिए, इसमें सी 3 के साथ नहीं है। अगला आइए, तो इसमें जो लिपिड सिंथेसिस होता है ये स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ होता, यानी 2 का डी, ये सी वाला बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। उसके बाद गाल्जी बॉडी ये लाइसोसोम का निर्माण करती है, ए का बी हो जाएगा। उसके बाद आइए लाइसोसोम डाइजेशन, इसको मिला दीजिए। अगला, निम्नलिखित रोगों के समूह में से किसमें जेनेटिक रोग शामिल होते हैं, तो सिकल सेल एनीमिया, हेमोफीलिया, डाउन सिंड्रोम, ये कौन से हैं, ये जेनेटिक रोग इनको कहा जाता है। जेनेटिक रोग इनको क्या कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 69 पे विचार करते हैं। इंग्लिश वाला आप लोग देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर अगला भी मजेदार क्वेश्चन इसमें पूछा गया है। अरिकामेडू ये क्या है, तो ये तमिल फैक्ट्री को कहा जाता था, रोमन फैक्ट्री जो तमिलनाडु में होती थी। तोलकपियम एक तमिल ग्रामर व्याकरण की पुस्तक है, तो ये मिलाइए, ए का 3, बी का 4, सी का पहला बल्लाल सरनच्चा को कहा जाता था, माओबेली भूमाप होती थी, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए वाला। भारत में पाए जाने वाले आमों की निम्नलिखित किस्मों पर विचार कीजिए। चौसा उत्तर प्रदेश में पाया जाता, तो इसको काट दीजिए, पहला कटाइए। उसके बाद ये भी कटा। आगे, तोतापुरी ये आपका दक्षिण भारत में पाया जाता, तो ये भी कट जाएगा, बी भी कट जाएगा, यानी 2 भी कट जाएगा। केसर गुजरात में पाया जाता, सही है। अल्फांसो महाराष्ट्र में पाया जाता, ये सही है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 3, 4, यानी डी वाला सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 71, राजेंद्र प्रथम मलिगाई कोल एक प्रमाणिक मापन इकाई किया था, प्रारंभ किया था। अगला, राजेंद्र प्रथम चोला के पुत्र अरमोली वर्मन ने प्रसिद्ध बृहदेश्वर मंदिर बनवाया, सेकंड वाला गलत है, तो इसका पहला सही है, सेकंड गलत है। अगला, मुगल कालीन भारत में उच्चतम से निम्न और हायरार्की में लगाना है, तो ये प्रांत स्तर पे सूबेदार, फिर फौजदार, फिर अमीन, फिर मुकद्दम होते थे, ये क्रोनोलॉजी थी। अगला, इसमें आपको मिलान करवाना है, तो इसमें चैद सिंह बनारस रेबेलियन विद्रोह का नेतृत्व किए थे, तो सी का पहला और सी का पहला इसमें है। फिर आपकी दादू मियां फराजी, यानी आपका बी का दो किस वाले में है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर सी हो जाएगा। अगला, अंग देश वर्तमान में भागलपुर की आर्ट्स फॉर्म मंजूषा कला है, सही है। इस कला में प्रयुक्त मुख्य रंग केवल गुलाबी, हरा, पीला, केवल शब्द लगा, इसको काट दीजिए, केवल एक इसमें क्या है, सही है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 75 आपके सामने रहा। सूची 1 को सूची 2 के साथ मिलान आपको कराना है। इसमें आपका ये देखते हैं कि कौन कौन सी इसमें आपकी है। तो इसमें कोबर पता है, कोबर है मधुबनी से संबंधित है। कोबर किससे संबंधित है, मधुबनी। तो बी का पहला और बी का पहला इसमें भी है, तो ये आपका ऑप्शन कट जाएगा, ये ऑप्शन क्या हो जाएगा, ये आपकी कट जाएगा। इसके बाद फिर
इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? अब डी का 3 यहाँ है, तो डी का 3 में क्या है, यानी डी का मोरा कुटी, मोरा कुटी में क्या, यानी सांझी। उसके बाद फिर आपका क्या हो जाएगा, धिया वाडिया, धिया वाडिया, और एक किला कोट, धिया वाडिया का क्या हो जाएगा 2, यानी पाटा चित्रा। उसके बाद किला कोट का हो जाएगा पिछवाई, तो धिया वाडिया, धिया वाडिया, यानी सी का 2, सी का 2, ये ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी वाला इसका सही आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन पूछ रहा कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में एक से अधिक बार सेवा देने वाले नेता इनमें से कौन कौन थे, इस पे विचार करना है। तो आपको पता है WC बनर्जी और दादा भाई नौरोजी, तो आपको पता है कि दादा भाई नौरोजी एक से अधिक बार क्या है, यानी बनाए गए हैं। तो सी तो आपका अनिवार्य रूप से होगा, तो ये ऑप्शन गया। उपरोक्त सभी, ये भी नहीं होगा, क्योंकि इसमें सुरेंद्र नाथ बनर्जी एक से अधिक बार बने हैं। ए, बी, सी और डी, ये वाला बिल्कुल ये सही हो जाएगा, क्योंकि सर विलियम बेटरबर्न एक बार बने थे। ये ई वाला गलत है, इसका आंसर ए, बी, सी, डी ये सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, महाराजा रंजीत सिंह से इसमें क्वेश्चन पूछा गया। महाराजा रंजीत सिंह करोर सिंघिया माई मिसल से आए थे, नहीं, सुकर चकिया मिसल से थे, तो ये आपका गलत हो जाएगा। महाराजा रंजीत सिंह की सेवा में जीन फ्रांकोइस एलार्ड व जीन बैप्टिस्ट वेंचुरा को 2 नेपोलियन जनरल थे। ये बी ऑप्शन क्या है, सही है, इसका आंसर केवल 2 हो जाएगा। दक्षिण भारत भक्ति आंदोलन की स्त्री आडियार संत कौन कौन से थे, तो अम्मयार, ये थी अम्मयार, ए वाला इसमें सही बिल्कुल है, तो ये काट दीजिए, ए काट दीजिए, आपके सामने ए, सी, ई, ए अडियार, ए, अक्का देवी ए भी थी, डी वाला भी, तो इसका ए, बी, डी इसका क्या हो जाएगा, ए, बी, डी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पूछ रहा है, अगले क्वेश्चन पे आइए। 19वीं शताब्दी में भारत में कपास की खेती के विषय में सही बताना है। 1861 के अमेरिकन सिविल वार का भारत में कपास उत्पादन में प्रभाव पड़ा था, बिल्कुल बात सही है, तो एक सही होना है, तो जिसमें एक नहीं उसको पहले से निपटा दीजिए। 18 दक्कन के ग्रामीण इलाकों में कपास उत्पादन में क्या आया, उछाल आया भारत में, क्योंकि यहां से कपास का वहां पर क्या हुआ, यानी डिमांड क्या हुई थी, इंक्रीज हुई थी, तो ये सेकंड वाला भी क्या है, इसमें सही है। अगला 1862 तक ब्रिटेन में 90% कपास का आयात भारत से हुआ, ये भी आपका क्या सही है, तो ए, बी, सी तीनों सही है। उसके बाद डी, कपास उत्पादन में विस्तार ने साहूकारों की अपेक्षा रैयतों को अधिक धनवान बनाया, जी नहीं, यानी डी गलत है, तो ये भी गया, सही आंसर क्या होगा, ए, बी, सी, 1, 2, 3 क्या है सही। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, और अगला क्वेश्चन इसमें हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपके सामने 80 नंबर क्वेश्चन में विचार करिएगा। इसमें क्या, आईहोल जो अभिलेख है ये पुलकेशियन द्वितीय से संबंधित है। इसके बाद इलाहाबाद को पता है समुद्रगुप्त से संबंधित है, तो ये आपका कौन, यानी बी का पहला, और बी का पहला इसमें है, उसके बाद कौन, सी का 4, और सी का 4 किसमें है, इसमें नहीं है, काट दीजिए, ये काट दीजिए, इसमें भी नहीं, तो ये पहला वाला सही हो जाएगा। सांची कॉपर प्लेट शिलालेख, ए का 3, यानी ये चंद्रगुप्त से हो जाएगा, सांची वाला चंद्रगुप्त द्वितीय से हो जाएगा। आईहोल शिलालेख पहला हो जाएगा, इलाहाबाद शिलालेख समुद्रगुप्त हो जाएगा, बराह कॉपर प्लेट शिलालेख ये मेहर भोज से हो जाएगा। अगला कराधान इकाई के साथ उनको मिलान करवाना है, तो आइए, दहसाला सिस्टम टोडरमल अकबर के काल में शुरू हुई थी, तो ए का 2 हो जाएगा, ए का 2, आगे मिला लेते हैं, बी का 3, बीघा ए दफ्तरी, तो बीघा ए दफ्तरी को शाहजहां ने शुरू किया था। बिस्वा को किसने शुरू किया था, तो अलाउद्दीन खिलजी ने। गज को सिकंदर लोदी के द्वारा शुरू किया गया था, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी सही आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। भारतमाला परियोजना के संदर्भ में कौन सा कथन सही है, कौन सा कथन सही है,
या नेशनल हाईवे पर स्थित लेवल क्रॉसिंग को रोड अंडर ब्रिज के द्वारा प्रतिस्थापित करेगा। भारत माला सही है। या सीमावर्ती क्षेत्रों के जो रोड कनेक्टिविटी है उसके विकास पर लक्षित है। या गैर प्रमुख बंदरगाहों को रोड से जोड़ने सहित तटीय रोड्स के विकास पर लक्षित है। या राष्ट्रीय गलियारों की कार्य दक्षता में सुधार पर लक्षित है। तो इसका आंसर 1 2 3 4 सभी हो जाएगा। अगला मैत्तूर को कावेरी से मिला दीजिए, हेराकुंड को महानदी से मिला दीजिए, गांधी सागर को चंबल से मिला दीजिए, सरदार सरोवर को नर्मदा, यानी 1 का डी 2 का सी 1 का डी 2 का सी 3 का ये 4 का भी डी इसका आंसर हो जाएगा। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के संदर्भ में क्या सही है ये बताना है। इसे क्षेत्र स्तर पर सिंचाई में निवेश के कन्वर्जन से प्रारंभ किया गया, सही है। सुनिश्चित सिंचाई के अंतर्गत खेती लायक क्षेत्र को बढ़ाना, ये भी सही है। फार्म जल की दक्षता में सुधार करना, ये भी सही है। सस्टेनेबल जल संरक्षण प्रथाओं को लागू करना, ये भी सही है। तो 1 2 3 4 इसका सभी क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं और अगला क्वेश्चन इसमें देखते हैं। कॉलम 1 को कॉलम 2 से क्या करना है, मिलान करवाना है, यानी असम समझेगा। इसमें सबसे पहले उत्तराखंड को देवभूमि कहा जाता और केरल को गॉड्स ऑन कंट्री कहा जाता, मेघालय को बादलों मेघ यानी बादल इस शब्द में ही लगा है, और असम को लाल नदी और नीली पहाड़ियों की भूमि कहा जाता। इस प्रकार इसका सही आंसर ए वाला 1 का बी, 2 का ए, 3 का 4, 3 का डी और 4 का सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पे आते हैं 86 नंबर। वायुमंडलीय पवनों के प्रवाह प्रारूप को वायुमंडलीय समान परिसंचरण कहा जाता, सही है। वायुमंडलीय का समान परिसंचरण महासागरीय जल को गतिमान करता जो कि पृथ्वी की जलवायु को प्रभावित करता, ये भी सही है। तो कथन 1 और 2 दोनों सही हैं। कथन 1 और 2 दोनों सही है, लेकिन एक दूसरे की व्याख्या नहीं करते हैं। भारतीय प्लेट के संचलन के संदर्भ में कौन से कथन सही है। भारतीय प्लेट में प्रायद्वीपीय भारत और ऑस्ट्रेलियन महाद्वीपीय भाग शामिल है। भारतीय प्लेट में प्रायद्वीपीय भारत और ऑस्ट्रेलियन महाद्वीपीय भाग शामिल है, ये पहला स्टेटमेंट है। दूसरा, हिमालय के साथ साथ पाया जाने वाला सबडक्शन जोन इसकी दक्षिणी सीमा निर्धारित करता जो महाद्वीपीय अपसरण के रूप में है, दूसरा स्टेटमेंट है। पूर्व दिशा में म्यांमार के राकिनयोमा पर्वतों से होते हुए एक चाप के रूप में जावा खाई तक ये फैला हुआ है, तीसरा स्टेटमेंट है। चौथा, पश्चिमी सीमा पाकिस्तान की कृतुष श्रेणियों का अनुसरण करती है। ये अब आपको बताना क्या क्या सही है। इनमें से पहला सही है और दूसरा इसमें सही है। 1 2 और ये तीसरा 1 2 3 इसमें सही है। तो 1 2 यानी पहला वाला क्या हो जाएगा, इसका सही जवाब हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगला आगे चलते हैं। ये इंग्लिश में लिखा, तो जिसको इंग्लिश में देखना हो इंग्लिश वाला इसमें क्या है देख सकता है। अगला इसमें सूची 1 को सूची 2 से इसमें क्या करना, मिलाना। पेपर काफी लेंथी बना है। द्रोणाचार्य अवार्ड पता उन अग्रगण्य कोचों को सम्मान में दिया जाता है जिन्होंने प्लेयर्स यानी खिलाड़ियों और टीमों को सफलतापूर्वक ट्रेनिंग किया तथा अंतरराष्ट्रीय स्पर्धाओं में उत्कृष्ट परिणाम प्राप्त करने हेतु उन्हें समर्थ बनाया है। तो इसका क्या हो जाएगा, यानी बी का 3 हो जाएगा। और बी का 3 और किसी में, इसमें भी नहीं काट दीजिए, इसमें भी नहीं काट दीजिए, इसमें भी नहीं। तो इसका आंसर केवल 1 से ही सही हो जाता। अगला क्वेश्चन इसमें पूछा है, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ये हरियाणा वाला है, तो एक क्वेश्चन आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा इसका आंसर क्या होगा। हरियाणा स्पेशल का क्वेश्चन आप लोग लिखिएगा, इसका आंसर क्या होगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। मई 2022 में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने रेपो रेट में क्या किया, 40 बेसिस पॉइंट की यानी क्या की, इंक्रीमेंट किया है। अगर रेपो रेट इंक्रीज होगा तो मार्केट में पैसा कम आएगा, तो इससे जो इन्फ्लेशन है डिक्रीज होगा। ये ध्यान रखिएगा, उल्टा रिलेशन होता है। तो मुद्रास्फीति में के नियंत्रण है तो रेपो रेट इंक्रीज किया जाता है, सही है। रेपो रेट में बढ़ोतरी से धन उधार लेने की लागत बढ़ती है, भी सही है, क्योंकि ब्याज देने की दर ज्यादा हो जाती है। रेपो रेट में कटौती से उद्योग को ऋणदाता से उच्च दर पर ऋण मिलता नहीं, सस्ता मिलता है। तो 3 को काटिए, ये गया, उसके बाद 1 और 2 सही है। तो इसका पहला वाला सीधे आंसर मार दीजिए। हरियाणा बजट 91, ये 2 क्वेश्चन आपको आपके लिए दिए हैं कि आप लोग इनका आंसर कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा कि इन दोनों क्वेश्चनों का आंसर क्या होगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना देश में आम आदमी को सुगम व वहन करने
योग्य हेल्थ केयर प्रदान करती है। योजना के विषय में क्या सही है? इसमें देखिए यह प्रतिवर्ष प्रति परिवार 3 लाख नहीं बल्कि कितनी 5 लाख है, तो यहीं से इसको आप पकड़ लेते और ये पहला गलत हो गया, तो पहला गलत हो गया तो ये कट गया, ये कट गया। यह सेवा के बिंदु पर लाभार्थी के लिए सेवा कैशलेस पेपरलेस है, 2 इसमें स्टेटमेंट सही है। प्रथम दिन से ही पूर्व में विद्यमान अवस्थाओं को कवर किया गया। योजना के लाभ पूरे देश में पोर्टेबल नहीं है, बिल्कुल है पोर्टेबल, तो 4 भी गलत हो गया, 2 और 3 इसका क्या है? सही जवाब है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन इसमें अगला देखते हैं, 92 के बाद सीधे अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। निम्न में से कौन सी नदियां उनकी सहायक निम्न में से कौन सी नदियां उनकी सहायक नदियों में सही सम्मिलित है? तो ये गंगा निकलती, राम गंगा, गोमती, घाघरा, गंडक, कोसी, सोन, महानंदा। तो ये आपका गंगा की, गोमती, कोसी, गंडक ये है, सही है। उसके बाद आइए यमुना की, इसी के साथ यमुना लगती है, तो चंबल, सिंध, बेतवा, केन, तो चंबल, सिंध, बेतवा, यमुना की भी सही है। तो इसका मतलब बी सी तो सही होना है, तो बी सी इसमें है, बी सी इसमें है, बी सी इसमें नहीं है, बी सी इसमें नहीं है, तो ये 2 ऑप्शन चले गए। अब आइए ए पे विचार कर लेते हैं, तो इसमें कौन है? आइए देखते हैं। कावेरी की कौन है? यहाँ आपका कावेरी की हे 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 लोकब, हे रांगी, हेमावती, लोक पावनी, काबिनी, हे लोकब, सिमसा यानी सिमसा, अर्कावती, अर्कावती। ये किसकी है? ये आपकी हेरांगी, हेमावती, लोक पावनी, काबिनी, लोक पावनी, काबिनी, उसके बाद सिमसा, अर्कावती। यहां भीमा शब्द लगा दिया इसलिए ये गलत हो गया, तो डी को काट दीजिए। बाकी तुंगभद्रा, घाट प्रभा, माल प्रभा, एक कृष्णा नदी की आपकी माँ, यानी इसकी ट्रिक भी है वो बाद में बताएंगे। ए और ए बी सी आपकी इसका सही हो जाएगा। अगला, दी गई नदियों को लंबाई में सबसे लंबी से सबसे छोटी क्रम में लगाना, तो गोदावरी, कृष्णा, महानदी। ऐसे आपका द्रोणी क्षेत्र पूछता, तब आंसर क्या हो जाता? तब आंसर क्या हो जाता? तब आंसर क्या हो जाता? तब आंसर हो जाता, यानी पहले महानदी सबसे ज्यादा, द्रोण यानी जल ग्रहण क्षेत्र में, यहां लंबाई के क्रम में पूछ रहा, तब आंसर क्या हो जाएगा? गोदावरी हो जाएगा। उसके बाद कृष्णा, फिर महानदी, फिर तापी, यानी बी वाला सही आंसर इसमें हो जाएगा। अगला, भारत छोड़ो आंदोलन के संदर्भ में कौन सा इसमें सही है ये बताना है। ऊषा मेहता गुप्त रेडियो प्रसारण किया था, सही है। उसके बाद मातंगी हाजरा पुलिस स्टेशन पर हमला किया, ये भी सही है। ए और डी सही है। किसमें? ये डी वाला सही हो जाएगा। चित्तू पांडे मजदूर अशांति नहीं, चित्तू पांडे ये आपका बलिया, चित्तू पांडे यानी सब ये समानांतर सरकार का गठन किए थे, तो ये आपका गलत है। शाहजहां के निर्माण क्रियाकलापों के संदर्भ में विचार करवाना है, तो आइए देखते हैं। मोती मस्जिद कहाँ? आगरा में बनाई गई। जहांगीर का मकबरा लाहौर में है। कैलीग्राफी का व्यापक प्रयोग ताजमहल में हुआ है। सम्राट बनने के पश्चात प्रथम अर्पण मयूर सिंहासन, ये आपका आंसर हो जाएगा। मिला लीजिए, ए का 4, ए का 4, बी का पहला, सी का 2, डी का 3, यानी ये सी वाला इसमें सही जवाब हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं। 97 क्वेश्चन है, नीचे दी गई जानकारियों को सूफी संतों के साथ मिलान करवाना है। इसमें मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह कहाँ? अजमेर में है, तो बी का 3 किसमें है? इस वाले में है। बी का 3 इसमें है और बी का 3 इसमें अभी नहीं। बंदे नफ्स गेसुद गराज ये कहाँ? गुलबर्गा का है, तो ये कहाँ का हो जाएगा? यानी दक्कन का। तो ये सी का पहला इसमें नहीं, इसको काट दीजिए। सी का पहला इसमें नहीं, इसको काट दीजिए। सी का पहला इसमें है, सी का पहला है, अभी 2 बचा है। फिर आपका नसरुद्दीन चिराग देहलवी, इसको आपका दिल्ली के हैं, तो डी का 2 ये पहला वाला क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। बाकी बहुद्दीन जकारिया सोहरावर्दी सिलसिला के क्या है? अपना है। अगला क्वेश्चन है पूछ रहा, प्रारंभिक हड़प्पा काल में फर्स्ट में मिट्टी की ईंटों की संरचना एवं योजनाबद्ध अधिवास का प्रमाण मिलता है। मिट्टी के बर्तनों की श्रेणी
मूर्तिका, चट, ब्लेड, बाट, अस्त्र, नोक एवं सिलौटी समाविष्ट थे। उत्खनन के दौरान थोक में जानवरों की अस्थियां पाई गईं, जो कि पशुपालन के महत्व को इंगित करती थी। संरचनात्मक परिसर के पीछे एक खुले क्षेत्र में खास कांच का एक स्टैक किया हुआ सेट पाया गया था। पिट्ठू, जो कि भारत एवं पाकिस्तान के बच्चों के बीच लोकप्रिय है, इसके सदृश खेल को प्रारंभिक हड़प्पा काल में शुरू करने की यह संभावना किसको सूचित करती, तो ये रांची गढ़ी हरियाणा इसका सही आंसर हो जाएगा। राजा हर्षवर्धन के बारे में क्या सही ये बताना है, या मौखरी नहीं, ये कहा पुष्य भूति राजवंश से संबंधित थे, तो पहला वाला गलत हो जाएगा। तो पहला गलत, ये कटा ये कटा ये कटा, बी सी डी सही हो जाएगा। या पुलकेशिन न्यूति से हारा था, सही है। बार मयूर एवं मातंग दिवाकर उसके दरबार में प्रसिद्ध लेखक थे, सही है। हर्ष ने स्वयं 3 नाटक लिखे, रत्नावली, प्रियदर्शिका और कौन सी, नाग मंजरी। अगला लास्ट क्वेश्चन है, मंदिर निर्माणों को काल क्रमानुसार बताना है और इसको क्रोनोलॉजी के क्रम में क्या करना है, लगाना है। आइए लास्ट क्वेश्चन आज का है। लास्ट क्वेश्चन आज का देखते हैं कि ये 100 नंबर क्वेश्चन है आपको। तो सबसे पहले इसमें देखते हैं, पुनर्निर्माण लगा है यहाँ हम्पी में। विट्ठल 13वीं 14वीं सदी में बने हैं। पट्टदकल में ये 7वीं सदी में बना है और ये 11वीं सदी में बृहदेश्वर मंदिर ये आपका बनाया गया। तो जाहिर सी बात सी पहले आएगा, सी के बाद फिर कौन आएगा, डी वाला आएगा, सी डी, फिर बी आएगा और अंत में सबसे लास्ट में ए आएगा, यानी बी वाला सबसे ये होगा, सी डी बी ए, ये इसका क्रोनोलॉजी होगी। तो ये आपके सामने 100 क्वेश्चन थे। इसके नीचे इसमें अंग्रेजी वाले भी क्वेश्चन दिए हैं। ये पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे शेयर कर दी जाएगी। तो ये आप एग्जाम कोच की जो टेलीग्राम चैनल है उसको पीडीएफ के लिए उसको ज्वाइन कर लीजिए, या फिर लर्निंग बाय एपी सर टेलीग्राम चैनल इसको ज्वाइन कर लीजिए। दोनों पर इसको शेयर कर दी जाएगी, दोनों पर आपको एक पीडीएफ मिल जाएगी। तो ये रहा आपका क्वेश्चन का डिस्कशन। अगर किसी क्वेश्चन में आपको कोई डाउट होता है तो बिना कोई उल्टा सीधा कमेंट किए हुए आप कमेंट बॉक्स खुला है, उसमें आप अपना आपको क्या आंसर लगता है उसको भी आप लिख सकते हो, क्योंकि 1-2 क्वेश्चन में आपकी ह्यूमन एरर हो सकती है। पेपर का लेवल बहुत अच्छा है, काफी अच्छा लेवल का पेपर इस बार सेट किया गया है और इसमें कट ऑफ बहुत ज्यादा नहीं जाएगी। बहुत ज्यादा का मतलब हुआ बहुत ज्यादा कम भी नहीं होगी। तो कट ऑफ जो पिछली बार गई थी फिलहाल उससे कम कट ऑफ रहेगी, ये ध्यान रखिएगा। और जब जब री एग्जाम होता है तब तब पेपर कठिन बनाया जाता है। तो ये वीडियो यहीं तक रखते हैं। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताइएगा, ताकि आगे भी अन्य जो एग्जाम का पेपर हो उसका एनालिसिस आपको करवाया जाए। धन्यवाद।